एक जगह इकट्ठे होते हैं और वो सब लोग मिलकर वोट करते हैं कि कहाँ चलना है। सभी के पास जा रहा है आवाज। सब लोग वोट किए थे तो क्यों कर दिए मैक्सिमम लोगों को, हम लोग तो अमेरिकन। तो आज जो है तत्पुरुष समाज पे चर्चा हो रही है। बात करते हैं तत्पुरुष समाज की। तो इसमें पहले थोड़ा सामान्य जानकारी देखते हैं तत्पुरुष की, फिर आगे चलते हैं। तत्पुरुष समाज सबसे विस्तृत समास है। इसके द्वितीया से लेकर सप्तमी तक तथा नय उपपद अलुक आदि भेद होते हैं। तत्पुरुष के भाई देखिए, तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय, यह भी चीजें हैं। और द्वितीया से लेकर सप्तमी तक जाता है। प्रश्न हुआ कि प्रथमा को क्यों नहीं लिया, तो प्रथमा को समानाधिकरण कर्मधारय में वह चला जाता है, समान अधिकरण वाला। प्रथमा तत्पुरुष ही समानाधिकरण तत्पुरुष कर्मधारय का यह भेद हो जाता है। और कर्मधारय ही यदि संख्या पूर्व में हो जाए तो तब वही लिखा है ना कि द्विगु, तो वह जो है द्विगु समास हो जाता है। द्वंद्व और द्वंद्व समास में, इसमें द्वंद्व समास में पर की तरह जो है क्या चलता है, लिंग चलता है। पर वलिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो एक सूत्र है। वह क्या करता है, जब दो समस्त पदों का आपस में समास होता है तो जो बाद वाला रहता है उसी की तरह, जैसे मान लीजिए पहला पुल्लिंग है, दूसरा स्त्रीलिंग है, तो जो दूसरा पद होगा स्त्रीलिंग, पूरा वह वर्ण समुदाय, जो पूरा वह समस्त समुदाय क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग में प्रयुक्त हो जाएगा। जैसे राज्ञः पुत्रः राजपुत्रः, यहाँ तो मान लीजिए दोनों पुल्लिंग हैं, तो यहाँ पे परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो लग गया, नहीं लगे तब भी उसी तरह का रूप चलेगा। लेकिन राज्ञः पत्नी राजपत्नी, ऐसी स्थिति में राज्ञः क्या है, यह है राज्ञः आपका पुल्लिंग, पत्नी है आपकी स्त्रीलिंग। लेकिन परवलिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो क्या है, परवल लिंग, परवल मतलब जो पर में है उसी की तरह लिंग हो जाएगा। कहाँ कहाँ पर, प्रायः जो है यह कहाँ देखा जाता है, तत्पुरुष समास में और द्वंद्व समास में ऐसा काम हो जाएगा। राज्ञः वनम राजवनम, राज्ञ है पुल्लिंग, वनम है नपुंसक लिंग। लेकिन पूरे जब राज्ञः वनम, ऐसे पूरे वर्ण समुदाय का जब हम समास किए आपस में, तो जो पहला वर्ण पुल्लिंग था, दूसरा नपुंसक लिंग था, दोनों मिलकर के परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो, इस सूत्र से क्या हो गए, परवल लिंग हो गए। अर्थात जो बाद वाला लिंग था उसी तरह हो गया है। तथा जैसे अब देखिए परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो, तो हम तत्पुरुष का देख लिए हैं, अब द्वंद्व का भी एक उदाहरण देखते हैं, वहां होता है कि नहीं होता है। रामश्च लक्ष्मणश्च राम लक्ष्मण, यहाँ पे यद्यपि दोनों के दोनों पुल्लिंग हैं, तो इसलिए यहाँ भी परवल लिंगम से जो लक्ष्मण पुल्लिंग था उसी की तरह वर्ण समुदाय पुल्लिंग में चला गया। रामश्च सीता च, यहाँ की अगर बात करें इतरेतर द्वंद्व की, तो राम क्या है, पुल्लिंग है, सीता है स्त्रीलिंग। लेकिन जो बाद वाली सीता है, उस सीता शब्द में जो लिंग है, स्त्रीत्व जो छिपा हुआ है, वही पूरे वर्ण समुदाय राम सीते में लागू हो जाता है। और इस तरह से यह राम जो अपना पुल्लिंग का द्योतक था, यह सीता के साथ जैसे ही समास किया यह पूरा स्त्रीलिंग का द्योतक हो जाता है। और इसी तरह से घटश्च घटी च फलम च घटघटी फलानी, अब देखिए कैसे घट पुल्लिंग हो गया, घटो घटी स्त्रीलिंग हो गया, फल नपुंसक लिंग हो गया। लेकिन इन तीनों लिंगों में ध्यान दीजिएगा, इन तीनों लिंगों में तीन लिंग अलग अलग हैं। जो सबसे परे है, मतलब यह जो फलम है यही नपुंसक लिंग है। इसलिए पूरा वर्ण समुदाय, पूरा जो है समास वाला समामना है, कितना हो गया, घट घटी फलानी या नपुंसक लिंग में चला गया। इसी तरह से अगर आप कहते घटश्च फलम च घटी च, तो क्या बनता, घटघटी फले, इस तरह से रूप बनने लगता। तो यह उत्तर पदार्थ प्रधान है। भाई देखिए, जानते हैं प्रायण उत्तर पदार्थ प्रधान हो तत्पुरुष तृतीय, यह उत्तर पद जिसमें प्रधान होता है। राज्ञः पुत्रः राज्ञः पत्नी, राजा का पुत्र राजा की पत्नी, राज्ञः पुत्रः वनम गच्छति, राजपुत्रः वनम गच्छति। अगर मान लीजिए ऐसी बात है, राज्ञः पुत्रः वनम गच्छति, राजा का पुत्र वन में जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, तो आप यहाँ पे देखेंगे प्रधान कैसे उत्तर पद हुआ, तो राजा का पुत्र, हिंदी देखिएगा, राजा का पुत्र वन में जाता है। अगर पुत्र को प्रधान नहीं करके राजा को कर देंगे प्रधान, तो राजा का वन में जाता है, ऐसा एक मतलब अनिष्ट शब्द बन जाएगा और जिसका कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए यहाँ पे उत्तर पद की प्रधानता का द्योतक होता है तत्पुरुष। जैसे राजपुत्र नृत्यति के अर्थ राज्ञः पुत्र नृत्यति में क्या हो जाएगा, क्रियापद के साथ, जिसका राज्ञः क्या लिखा था, राज्ञः पुरुष, पुरुष के साथ ही क्रियापद का सीधा संबंध है, तो इसलिए पुरुषा नित्यति ना, राज्ञः पुरुषा, तो राज्ञः तो एक संबंध बता रहा है कि राज्ञः पुरुषा, वो षष्ठी संबंध ज्ञापित कर रहा है, तो वह तो प्रधान होगा नहीं, प्रधान होगा क्या, तो यह पुरुष होगा। अभी तक हम लोग उसमें देखते आ रहे थे अव्ययी भाव में कि सब वहां पे पहले वाला पूर्व पद प्रधान था अव्ययी भाव में, जैसे कृष्णस्य समीपम उपकृष्टम, कृष्णस्य समीपम गच्छति, तो यहाँ पे क्या प्रधान था, समीपम गच्छति जो समानता, उस समीप का द्योतक क्या था, वह उपसर्ग, वह समीप का द्योतक था, उप अव्यय था, तो इसलिए यहाँ पे पूर्व पद प्रधान था। और यहाँ पे क्या है, राज्ञः पुरुषो नृत्यति में
कि भाई कौन नृत्यति, तो यह नृत्यति क्रिया के साथ सीधा संबंध किसका लग रहा है, राज्ञ नृत्यति की पुरुष नृत्यति, तो पुरुष नृत्यति का सीधा संबंध लग रहा है ना, यह तो एक संबंध बता रहा है। इसलिए पुरुष अर्थात जो उत्तर पद प्रधान होता है वही तत्पुरुष में प्रधान होता है। आवाज जा रही है सभी के पास, एक बार बताइएगा, इतना समझ में आया आप लोगों को, एक सामान्य परिचय। जी आगे चलते हैं। अब यह बहुब्रीही का आप देखिए, अब मूल खोलते हैं। यह सारी चीजें हम लोग पूरा देख लिए थे, आपको सबको दिख रहा है, एक बार मैसेज करिए तो। कल केवल समास और अव्ययी भाव समास से चर्चा चली थी, सबको दिख रहा होगा। तत्पुरुषः, अव्ययी भाव समास जैसे हम लोग पढ़े थे, तो सबसे पहले लिखा था कि अधिकारो यम प्राग तत्पुरुषात्, इसका अधिकार भाई तत्पुरुष के पहले तक चलेगा। तो वही चीज अब यहाँ पे तत्पुरुष शुरू हो गया, तो यहाँ से क्या हो गया, अव्ययी भाव का अधिकार समाप्त है। आप एक जिला एक बॉर्डर क्रॉस करके दूसरे बॉर्डर में प्रवेश कर चुके हैं। तो अधिकारो यम प्राग बहुब्रीहे, अर्थात इसका अधिकार, अयम अधिकार बहुब्रीहे प्राक, अर्थात इसका अधिकार जो है बहुब्रीहे अर्थात बहुब्रीही समास के प्राक अर्थात पहले तक है। किसका अधिकार, जैसे अव्ययी भाव को बताए कि इसका अधिकार तत्पुरुष के पहले है, उसी तरह से तत्पुरुष को बताते हैं कि भाई इसका अधिकार बहुब्रीही के पहले है। अब आगे जितने भी 40, 50, 60 सूत्र आएंगे, हर जगह क्या होगा, जितने भी सूत्र आएंगे हर जगह आपको तत्पुरुष का अनुवर्तन चलता रहेगा। अब देखिए प्रसंगवश एक और सूत्र बता देते हैं, द्विगुश्च, यह क्या कहता है, द्विगुः अपि तत्पुरुष संज्ञकः स्यात्, द्विगु समास भी तत्पुरुष संज्ञक होता है। जब हम लोग कर्मधारय का भेद पढ़ेंगे और उसी कर्मधारय में जब बताएंगे कि जहां पर दो समान अधिकरण एक साथ आते हों और पहला शब्द संख्यावाची हो गया तो वही द्विगु हो जाता है, तो उसी चीज को यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं कि द्विगु समास को भी तत्पुरुष की संज्ञा होती है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए सूत्र यहाँ पे उपस्थित हो गया कि द्वितीय श्रिता तीत पतित गता त्यस्त प्राप्तापन ही। प्रथमा की बात इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि प्रथमा वो है कर्मधारय, और कर्मधारय का है तत्पुरुष समान अधिकरण। कर्मधारय एक ऐसा सूत्र है कि समान अधिकरण अगर हो जाए, समान अधिकरण किसको कहते हैं, दोनों विभक्तियां समान रहे जिनमें समास हो रहा हो, तो वहां कर्मधारय का भेद होता है। इसलिए यहाँ पे द्वितीय से लेके सप्तमी पर्यंत तत्पुरुष की पहले बात करेंगे, फिर उसके बाद चर्चा करेंगे कुछ समाहार तत्पुरुष और वो सारी चीजें अभी आगे आएंगी। तो बताइए इतना समझ में आ गया कि नहीं। अभी सूत्र को देखें, तत्पुरुष समास के टोटल एक समानाधिकरण, वैसे तमाम बहुत भेद हैं ऐसे, मतलब सिद्धांत कौमुदी में अलग है, लघु सिद्धांत कौमुदी में द्विगु हो गया, फिर ये क्या कहते हैं समानाधिकरण कर्मधारय हो गया, विशेषण विशेष से होता है, मयूर वंशकादि तत्पुरुष होता है जिसमें उत्तर पद का लोप कर देते हैं, और फिर एक प्रादि तत्पुरुष होता है जैसे कुपुरुषा और पटपटाकृत इत्यादि बनाते हैं। तो यह सारी चीजें तत्पुरुष के भेद तमाम हैं। तो अब आगे चलते हैं। द्वितीय श्रितातीत पतित गता त्यस्त प्राप्तापन्नी ही। अब देखिएगा, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे द्वितीय, यहाँ जो यह द्वितीय लिखा है थोड़ा स्पेस रहेगा, यहाँ पे कहता है द्वितीयांतम श्रीतादि प्रकृतिकैः सुबन्तैः सहवासमस्ते सच तत्पुरुषः, अर्थात द्वितीयांतम, द्वितीयांत पद हो, पद के अंत में द्वितीया विभक्ति लगी हुई हो और उसका संबंध वह किसके साथ हो, तो श्रीत अतीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त आपन्न, इतने अर्थों में श्रीतादि प्रकृति का ही, जितने मतलब यह द्वितीयांत पद होना चाहिए और द्वितीयांत पद के बाद क्या होना चाहिए, श्रीतातीत पतित गतातस्त प्राप्तापन्न ही, इतने शब्द आ जाएं तो और वह सब सुबंत हो तो सुबंत के साथ सहवा समस्ते विकल्प से समास हो जाता है और उसी को तत्पुरुष समास की संज्ञा होती है। इतना अर्थ समझ में आया आप लोगों को। द्वितीयांतम भाई विभक्ति द्वितीयांत होनी चाहिए और वह जो है श्रीत अतीत पतित गत अत्यस्त आपन्न और प्राप्त इतने अर्थों के साथ जुड़ा हुआ हो सुबंत के साथ, तो वह विकल्प से समास करता है। बताइएगा इतना समझ में आया कि नहीं आया, एक बार बता दीजिए, कमेंट करिए तो फिर आगे उदाहरण सिद्ध करें। जी, कृष्णम श्रुतः कृष्णश्रुतः। अब यहाँ पे देखिएगा कृष्णम, कृष्णम क्या है, द्वितीय विभक्ति है, बिल्कुल है, क्योंकि कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्णम बनता है, तो कृष्णम के साथ द्वितीय विभक्ति यह क्या कहा था, श्रित अतीत पतित, यह सारी चीजें आनी चाहिए। तो यहाँ पर कृष्ण के साथ यह श्रित, यह जो श्रित है यह एक सुबंत है, और श्रित सुबंत क्यों है, तो भाई सुप प्रत्यय लगाकर रूप तो विसर्ग हुआ है तो सुबंत है ही, तो श्रित के समास हो जाएगा। समास का फल क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए कृष्णम श्रुतः इति विग्रहे द्वितीय श्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्न ही इत सूत्रेण द्वितीय तत्पुरुष समासे कृते सति, तब क्या हो जाएगा, अब इसका तुरंत अलौकिक विग्रह निकालेंगे। अलौकिक विग्रह निकालेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, कृष्णम द्वितीय का एक वचन है तो सु औजस अम आएगा, तो कृष्ण अम हो गया,
और श्रितः जो है प्रथमा का एक वचन है तो श्रित सु आएगा। ऐसी स्थिति में कौन सा सूत्र आएगा? एक सुपो धातु प्रातिपदिकयो हो, यह क्या कहेगा? सुपो धातु प्रातिपदिकयो हो, मतलब प्रातिपदिक और धातु के बीच में जितनी भी सुबंत प्रत्यय आते हैं, प्रातिपदिक शब्द हो या फिर मतलब क्या कहते हैं कोई तिङंत वाचक शब्द हो, धातु से निष्पन्न शब्द हो, उसके बीच में जितने सु पाएंगे उसका लोप हो जाएगा। तो देखिएगा अम और सु यह क्या है? यह सुबंत है। इसका कौन सा सूत्र लोप कर देगा? सुपो धातु प्रातिपदिकयो हो, ये तयो हो मतलब धातु प्रातिपदिकयो हो अवयवस्य लुक्ष्याद, धातु और प्रातिपदिक के अवयव का लुक हो जाता है। तो यहाँ पे दोनों प्रातिपदिक हैं, कृष्ण और श्रित, दोनों का जो क्या है अवयव है, मतलब कृष्ण का अम और श्रित का सु, इन दोनों का लोप हो जाएगा। तो क्या बनेगा? कृष्ण श्रित बनेगा। ऐसी स्थिति में क्या होगा? फिर यह कृष्ण श्रित, जो यहाँ पे कृष्णम एक अलग था, श्रित एक अलग था, यह दोनों अब समुदाय बन चुके हैं समास के कारण। अब समुदाय के कारण क्या हो जाएगा भाई? कृत तद्धित समासईक शेष सनाद्यंत धातु रूपा पंचवृत्तयः, उसमें 5 प्रकार की वृत्तियां गिनाए ही थे। अब यह जो कृत कृष्णश्रित है ना, इसकी प्रातिपदिक संज्ञा तुरंत हो जाएगी। किस सूत्र से? कृत तद्धित समासाश्च से, क्योंकि वह बताता है क्या? कृदंतौ कृदंत तद्धितांतो समासाश्च तथा से, कृदंत हो, तद्धितांत हो और समास हो, समास हुआ हो तो वह भी प्रातिपदिक हो जाते हैं। अर्थवत धातु प्रत्यय की बात यह सूत्र सिर्फ इसलिए पढ़ा गया है ताकि समास में हमको प्रातिपदिक संज्ञा करने के लिए सूत्र न खोजना पड़े। तो कृत तद्धित समासाश्च से, यह कृष्ण अलग था, श्रित अलग था, तब दोनों जब एक हो गए हैं तो ऐसी स्थिति में कृदंत तद्धितांत, कृदंत हो, तद्धितांत हो और समासांत जो होते हैं, समास जिस शब्दों में हुआ है उसकी प्रातिपदिक संज्ञा करने के लिए कृत तद्धित समासाश्च हो जाएगा। और प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद का फल आप लोग जानते ही हैं कि समुदायात् उत्पत्ति, समुदाय के कारण फिर सुख की उत्पत्ति हो जाएगी। तो भाई कृष्णश्रितः हमको क्या अभीष्ट है? कृष्णश्रितः में हमको प्रथमा वजन अभीष्ट है। तो सौज समूह से जराया जरसन तरस्याम, यह एक नियम आया था ना कि जरा जरसन तरस्याम, नहीं वो वाला क्या क्या था कि एक देश विकृत मनन्यवत, इस न्याय से एक देश विकृत भले ही हो गया है फिर भी हम समुदाय से शुभ उत्पत्ति करेंगे, सु आएगा प्रथमा के वचन में, कृष्णश्रित सु हो जाएगा। और कृष्णश्रित सु के बाद तुरंत क्या हो जाएगा? सो रूप से रूप तो करेंगे, विसर्ग करेंगे, कृष्णश्रित या रूप सिद्ध हो जाएगा। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे उपसर्जन संज्ञा और उपसर्जन संज्ञा का प्राक प्रयोग जो यह सारी चीजें हैं तो इसमें क्या होती है? अब देखिएगा, द्वितीया स्त्रीता तीत पतित गता तस्त प्राप्तापन्नै ही, और प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम क्या कह रहा था? समास शास्त्र में जो प्रथमा से निर्दिष्ट सूत्र है उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब बताइएगा, द्वितीया यह प्रथमांत पद है, समाज शास्त्र में यह सूत्र है मतलब द्वितीया तत्पुरुष करने का, और द्वितीया यह एक प्रथमांत पद है। और द्वितीया विभक्ति अब ढूंढिएगा, द्वितीया एक प्रथमांत पद है और द्वितीया विभक्ति कृष्णम में है, तो इसलिए यहाँ पे कृष्ण पहले आ गया और श्रुत बाद में चला गया। यह चीजें ध्यान रखिएगा। तो कृष्णश्रुतः यह रूप सिद्ध हो गया, पेपर में आ जाए कि कृष्णश्रुतः इत्यत्र कः समासः, तो तत्पुरुष समासः। कृष्णश्रुतः इत्यत्र केन सूत्रेण तत्पुरुष समासः, तो द्वितीया तीत पतित गता तस्त प्राप्तापन्नैः कृष्णश्रुतः इत्यत्र पूछ सकता है कि कृष्णश्रुतः इत्यत्र कः समासः, द्वितीया तत्पुरुषः, तृतीया तत्पुरुषः, चतुर्थी तत्पुरुषः कि पंचमी तत्पुरुषः। तो कृष्णम श्रुतः या विग्रह याद कर लीजिएगा। तो इतना समझ में आया कि नहीं? एक बार बताइएगा, एक बार बताइए तो आगे चलें। इसी तरह से कृष्णस्तृतः, दुःखातीतः, प्राप्तापन्न, ऐसे तमाम शब्द बन जाते हैं, प्राप्तापन्न दुनिया भर के। अब देखिए तृतीया का सूत्र आ गया, सिद्धांत कौमुदी हमारे सिलेबस में लगा है तो उसके अनुसार हम लोग चलेंगे। अब यह तृतीया का एक आ गया सूत्र, यह क्या कहेगा? तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन, तृतीया तत्कृतार्थवचनेन की अगर बात करेंगे तो यह क्या कहेगा? इसका अर्थ देखिएगा एक बार, तृतीयांतम, तृतीयांतम अर्थात पद तृतीयांत होना चाहिए और तृतीयांतार्थ, और तृतीयांत के अर्थ को बताने वाला हो, और वह अर्थ कैसा हो? कृत गुण वचनेन, मतलब जो गुण आगे हमको द्योतित हो रहा हो वह, मतलब वो तृतीया का जो अर्थ बता रहा है उसके साथ वह अर्थ सम्मिलित रहे, तो सह वा प्रागवत, तो विकल्प से प्रागवत अर्थात तत्पुरुष समासः भवति। इतना बताइए समझ में आ गया कि नहीं? तृतीयांतम तत्कृतार्थ, तृतीया तत्कृता तृतीयांत शब्द होना चाहिए और तृतीयांतार्थ कृत गुण वचनेन, मतलब वहां पर क्या हो जाएगा कि अर्थ शब्द का भी मतलब समास हो जाएगा अलग से, और तृतीयांतार्थ बताना चाहिए, तृतीया के अर्थ को बताने वाला जो कृत गुण वचनेन, कृत गुण वचनेन, भाई जो तृतीया शब्द कहा गया है उसी का वह यहाँ पे उदाहरण के माध्यम से इसको समझेंगे। संकुलया खंड, संकुला खंड, संकुलया किसको कहते हैं? सरौते से किया गया टुकड़ा,
अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, सरौते से जो किया गया खंड है, तो अब यहाँ पे एक चीज आप लोग बताइए कि जो खंड है वह किससे किया गया है? तृतीयांत पद क्या हो गया? संकुलया, या सबको पता होगा। और क्या कह रहा था कि तृतीयांतार्थ, तृतीया के अर्थ बताने वाला जो कृत गुण वचन, जो गुण किया गया है, या खंड जो हुआ है, यह खंड जो है किसके गुण के द्वारा हुआ है? यह टुकड़ा सुपारी का या निकल रहा है, या सरौते के द्वारा ही निकल रहा है ना। तो संकुलया खंडा मतलब सरौते से जो कटा हुआ है, ऐसी स्थिति में संकुलया यह तृतीयांत पद हो गया, और उस तृतीयांत का जो अर्थ था खंड को भी द्योतित कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में समास हो जाता है। तो संकुलया खंड में संकुला टा करेंगे, खंड सु करेंगे, और तुरंत भाई देखिए यहाँ पर भी तृतीया प्रथमांत पठित है, इसलिए संकुला पहले आ जाएगा। उपसर्जन से पूर्व प्रयोग करके समुदायात सुबुत प्रत्यय ही करेंगे, खंड और संकुला। तो ऐसी स्थिति में क्या हो, अर्थेन गुण वचने न, इस सूत्र से क्या हो जाएगा? समास हो जाएगा। समास होने के फलस्वरूप स्वरूप से अवयव का लुक हो जाएगा, कृष्ण संकुला खंड बनेगा, और फिर समास से प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे, समुदायात उत्पत्ति विसर्गे संकुलया खंड रूपम सिद्धम होती। बताइए इतना समझ में आया कि नहीं? संकुलया खंड पेपर में आ जाए कि संकुलया खंड यहाँ पर किस सूत्र से जो है ये कौन सा समास हुआ है? तो तत्पुरुष समास हुआ है। किस सूत्र से हुआ है? आपको चार उदाहरण भी, जैसे चार चीजें लिख सकते हैं कि संकुलया खंड खंड इत्यत्र के तत्पुरुष समास, कर्तृकरणे कृता बहुलम, दूसरा आगे तदर्थार्थ बलित सुरक्षित ही, तीसरा आ गया ये तत्कृतार्थेन गुण वचनेन, चौथा आ गया पंचमी भयेन। तो ये आप समझ जाइएगा कि तृतीया तत्कृतार्थेन गुण वचनेन जो शब्द है यही जो है यह लगेगा यहाँ पर। अब अर्थ की अगर बात करेंगे तो धान्यार्थ पे देखिए, धान्येन अर्थ, धान्यार्थ अर्थीन लिखा है, के साथ भी समास करना है। तो धान्येन अर्थ धान्यार्थ, यहाँ पे भाई फिर से धान्य शब्द से लाएंगे, अर्थ से सु लाएंगे, फिर वही सारी प्रक्रिया पूर्ववत होगी, और तुरंत क्या कर देंगे? समुदाय सुत्पत्ति रूपम सिद्धम भवति। इतना समझ में आ गया कि नहीं? बताइएगा। तृतीयांत जो संकुला शब्द है ना, संकुलया, और इसका तत्कृत गुणवाचक शब्द क्या है? भाई संकुला ही क्या कर रहा है? टुकड़ा कर रहा है ना, तो उसका गुणवाचक जो सुबंत था, खंड था, उसी के साथ समास हो जाता है। और जब समास इत्यादि करते हैं तो क्या संकुलया खंड है, यह सारी चीजें सिद्ध हो जाती हैं। तो आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा? बताइएगा, आगे चले। और यही बात, यह अर्थ की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर वही चीज कहते हैं कि अगर तृतीयांत का सुबंत अर्थ के साथ विकल्प से भी होता है, मतलब एक बार तृतीया करेगा वह तृतीयांत मतलब वचन हो और कृतगुण अर्थ के साथ भी हो जाता है, तो धान्यनार्थ या अर्थ का उदाहरण हो गया। और जो तत्कृत लिखा है, मतलब तत्कृत अर्थात जो तृतीयांत था उसी से कृत यह जो खंड है, और संकुला खंड, धान्यार्थ, यह सारी चीजें हो गई। अब यहाँ पे एक प्रत्युदाहरण देते हैं, तत्कृत किम। यहाँ सूत्र में यह जो तत्कृत क्यों कहा भाई, तत्कृत अर्थात क्यों कहा? तो यहाँ पे कहते हैं अक्षणाकांड, अगर तत्कृत का ग्रहण नहीं करेंगे तो अक्षणाकांड देखिएगा, तृतीया है, कांड सुबंत है, तो यहाँ पे तो समास अभी लगता है। अब हमको ये नहीं है, अगर तत्कृत नहीं डाल दे तो क्या आप बताइए, अक्षणाकांड आंख से काना है, तो आंख से ही मतलब आंख का गुण कानापन थोड़ी है, आंख का यह गुण नहीं है, यद्यपि आंख का विकार है, इसलिए जो है अक्षणाकांड में यह अभिष्ट नहीं होता है। ठीक है, कानापन तो आंख के द्वारा संपादित है, वह दुष्कर्मों का परिणाम है, न कि गुण है। यह सारी चीजें हैं। अब जो है या तो या प्रत्युदाहरण हो गया अक्षणाकांड, और बाकी तृतीया तत्कृतार्थेन गुण वचनेन के, या संकुलया खंड, संकुला खंड, धान्येनार्थ, धान्यार्थ। अब अगला सूत्र आता है कर्तृकरणे कृता बहुलम। यह क्या कहता है? कर्तृकरणे च, कर्ता हो, कर्ण हो, तृतीया, कर्तृकरणे च तृतीया कृदंतेन, और कृदंत, और जो है कहते हैं कर्तृकरणे च तृतीया कृदंतेन बहुलम प्रागवत। कहते हैं कर्ता हो और कर्ण हो और तृतीया गम्यमान हो तो कृदंतेन बहुलम प्रागवत, और बाद वाला जो शब्द रहे उसमें कृत इत्यादि प्रत्यय लगे रहे। क्या होता है? यही तक्तवतु निष्ठा, यही सारी चीजें हैं। तो यह जो प्रत्यय लगे हैं यह क्या हो जाते हैं? कृदंतेन बहुलम प्रागवत, तो बहुलता से वह तृतीया समास कर देते हैं। जैसे इसको उदाहरण से समझिएगा कि हरिणा त्रातो हरि प्रातः। अब यहाँ पे देखिएगा, हरि के द्वारा रक्षित है, प्रारक्षणे धातु होती है त्रैरक्षणे, तो हरि के द्वारा रक्षित कोई व्यक्ति है, तो जो रक्षित व्यक्ति है उस रक्षित व्यक्ति का कर्ता क्या हुआ? यह हरिणा ही हुआ ना, तो हरिणा कर्तरी। अब जो है आगे देखिएगा कृदंत, तो कृदंत देखिए त्रातः में यह अक्त प्रत्यय लगा हुआ है, तो हरिणा त्रातः, हरिणा हो गया कर्तरी अर्थ है, और त्रातः हो गया यह कृता, मतलब कृदंत
के साथ, कर्तृकरणे कृता बहुलम, कर्ता और कर्ण का कृदंत के साथ जो है बहुलता से तृतीया समास होता है, तृतीया तत्पुरुष समास होता है। तो हरिड़ा हो गया कर्ता के अर्थ में, और त्रातः क्या हो गया, या कृदंत का प्रत्ययांत है, तो हरिटा त्रातसु ने कृता बहुलम, यहाँ पे सूत्र लग जाएगा और तुरंत समुदायात मतलब सुपो धातु प्रातिपदिकयो हो इति अवयव सेलुकी, तो हरि का टा निकल जाएगा, त्रात का सु निकल जाएगा, तुनेगा। ऐसी स्थिति में फिर तद्धित समासा से प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे, फिर सु आएगा, ऋतु विसर्ग कर लेंगे, हरि त्रातः यह रूप निष्पन्न हो जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा। अब यह कर्तर देख लिए थे, अब देखिए करने का उदाहरण क्या है। नखई भिन्न नख भिन्न, नखों से अलग अलग किया गया, मतलब नाखूनों से अलग अलग किया गया। तो अब यहाँ पे यह बताइए, जो नाखूनों से अलग अलग किया जा रहा है, उस नाखूनों से अलग अलग करने में कोई एक कर्ता विद्यमान है। ऐसा नहीं है कि किसी हाथ, हाँ रिकॉर्ड, किसी के हाथ से अपने आप मतलब अंगुली अलग निकल करके नाखून, तो मतलब वह भिन्न कर नहीं सकता है, कोई चीज नोच नहीं सकता है। तो वह मतलब ना, मतलब जो भी व्यक्ति अपने नाखून से कुछ भी टुकड़ा अलग अलग कर रहा है, उसका कर्ता एक और है। इसलिए यहाँ नखई या क्या कर्ता नहीं बन सकता, नखई या साधन के रूप में एक है। और साधन क्या होता है, साधक तमम करणम, वह कर्ण होता है। क्रिया की में प्रकृष्ट उपकारक की कर्ण संज्ञा होती है। तो क्रिया की सिद्धि क्या है, भिन्न कर देना। कोई भी चीज को हमको अलग अलग करना है, नोचना है, क्रिया की सिद्धि भिन्न है। और उसमें प्रकृष्ट उपकारक क्या है, हमारा नाखून ही प्रकृष्ट उपकारक है, तो यही कर्ण हो जाएगा। इसलिए कर्तृकरणे, पेपर में यह भी आ सकता है कि कर्तुलम इत्यत्र कर्तरि अर्थे तृतीया तत्पुरुष समासः भवति, अस्य उदाहरणं चिनुत, कि कर्तृकरणे कृता बहुलम में कर्तरि मतलब कर्ता के साथ अगर कृदंत का योग होता है तो तत्पुरुष समास होता है। अब यहाँ पे आप यह बता दीजिए कि यहाँ पर कौन सा ऐसा कर्तरी का उदाहरण है। तो हरिड़ा त्रातः, हरित्रातः, नखैर भिन्न नख भिन्न, दोनों तृतीयांत हैं, दोनों कर्ण की तरह लगेंगे। लेकिन आपको दिमाग लगा देना है, हरिड़ा त्रातः मतलब हरित्रातः, हरि के द्वारा रक्षित व्यक्ति, तो उस रक्षित व्यक्ति का कर्ता क्या है, हरि ही है, तो हरि कर्तरी अर्थ में हो गया। और नखई भिन्न नख भिन्न, नाखून से किया गया टुकड़ा या कुछ भी नोचा गया, तो उस नाखून का कर्ता जो है कोई व्यक्ति विशेष है, और यह नख हो जाएगा, साधक के कर्ण के रूप में प्रयुक्त हो जाएगा। तो नखई भिन्न, तो नख से क्या करेंगे, नख भिस करेंगे, भिस को ऐस आदेश हो जाता है, तो भिसैस से तो नखई ही बन जाएगा। तो नखई भिन्न, तो नख भिस करेंगे, भिन्न सु करेंगे, फिर कर्तृकरणे कृता बहुलम से तत्पुरुष समास करेंगे। समुदाय का जो सु है, और समुदाय में जो भिस है और भिन्न का जो सु है, इसका लोप कर देंगे। लोप होने के फलस्वरूप क्या बनेगा, नख भिन्न बनेगा। तुरंत जो है कृतद्धित समासाश से भाई प्रातिपदिक संज्ञा होगी, प्रातिपदिकत्वात् सौ आगते सौरुत्व विसर्गे सति नखई भिन्न रूपम सिद्धम भवति। बताइए यह समझ में आ गया कि नहीं, नखई भिन्न और हृदय प्रातः। अब देखिए इतना बार मैसेज कर दीजिए तो सभी लोग। हाँ, अब आगे कहते हैं कि कृत ग्रहणे गति कारक पूर्वस्यात ग्रहणम नख निर्भिन्न। अब यहाँ पे बात बताते हैं, कृत ग्रहणे, भाई अगर आप यह कृदंत का ग्रहण कर रहे हैं तो गति कारक पूर्वस्यात ग्रहणम, तो इस कृदंत के पहले अगर कोई गतिवाचक, गति भाई अव्यय को ही कहते हैं, और कारक का भी ग्रहण कर लेना चाहिए, गति कारक पूर्वस्यात ग्रहणम। तो देखिएगा यहाँ पे नख निर्भिन्न, यहाँ पे भिन्न में अक्का प्रत्यय लगा हुआ है, तो यह कृदंत का ग्रहण हो ही गया है, तो गति कारक का भी ग्रहण करिए। तो गति कारक क्या आ गए, यह नी एक गति प्रादेय उपसर्ग संज्ञा क्रिया योग गति संज्ञा स्यु, तो यह नी एक उपसर्ग जो गति संज्ञक है, तो निर्भिन्न शब्द का भी वाचक हो गया। और तुरंत क्या हो गया कि इस सूत्र से जो है समास हो गया इस वार्तिक से, और नख निर्भिन्न हमें भाई हो गया। तो बात किया जाए अगर नख निर्भिन्न की, तो वहां पे कृत ग्रहणे गति कारक, भाई यह वार्तिक क्यों बनाया गया था, जब सूत्र के अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहे थे तब कात्यायन जी ने वार्तिक की रचना की थी। तो वार्तिक की रचना क्यों किए, यह बोले कि मतलब हम मतलब कुछ ऐसे भी लोक में उदाहरण देखे जाते हैं जहां पर कृदंत के साथ यह गति लगी रहती है और वहां भी यह सूत्र प्रयोजित हुआ रहता है। तो इस चीज को स्पष्ट करने के लिए एक नियम बना दिया गया कि भाई कृदंत के ग्रहण में और उस कृदंत के ग्रहण के पहले अगर गति कारक शब्द हो जाएगा, जैसे भिन्न एक कृदंत है, इसके पहले कोई भी गति संज्ञक शब्द नी और कुछ भी उपसर्ग आ गया तो उसको भी भाई तृतीया समास मान लेना चाहिए। तो जैसे नखई भिन्ना बना था उसी तरह से नख निर्भिन्ना बन जाएगा। तो इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब आगे चलते हैं। अब अगला सूत्र आ गया कि चतुर्थी तदर्थार्थ। अब यहाँ भी वही चीज देखते रहिएगा, अपने हिसाब से उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग करते रहिएगा, ठीक है। तो नख निर्भिन्न हो गया। अब यहाँ पे कहते हैं चतुर्थी तदर्थार्थ बल हित सुरक्षित ही। यह क्या कहता है, चतुर्थ्यंतार्थाय मतलब पद चतुर्थ्यंत होना चाहिए, और अपने अर्थ को बताते हुए
यत तद्वाचिना अर्थाधिविश्च चतुर्थम व प्रागवत। कहते हैं चतुर्थी चतुर्थ्यंत हो, जो चतुर्थ्यंत पद क्या करना है, पहले वह तदर्थ का वाचक हो, अपने ही अर्थ का वाचक हो, और फिर वह जो चतुर्थ्यंत शब्द है वह अर्थ के साथ, बलि के साथ, हित सुख के साथ, रक्षित के साथ अगर लगा हुआ है तो चतुर्थ्यंतम व प्रागवत, तो विकल्प से क्या हो जाएगा, वह चतुर्थी तत्पुरुष हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा चतुर्थी और तदर्थ को बस समझ लीजिए, बाकी सब आसान है। यूपाय दारू, यूप दारू, यज्ञ स्तंभ के लिए खंबा, यज्ञ स्तंभ के लिए खंबा, यज्ञ स्तंभ के लिए लकड़ी। तो अब यहाँ बताइएगा, तो यहाँ पे यह बताइए कि तदर्थे न प्रकृति विकृति भाव एवेष्ट, तदर्थ का क्या मतलब है, सिर्फ वहां पे यह प्रश्न आ सकता है चतुर्थी तदर्थार्थ बलहित सुकृष्टि में कभी कभी सूत्रों के अर्थ पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर तदर्थ का क्या मतलब है, तो तदर्थे न प्रकृति विकृति भाव एविष्ट, प्रकृति की विकृति होनी चाहिए, मतलब उसमें कुछ समवाय संबंध जैसे होता है ना। देखिए मूल क्या है, लकड़ी है, कोई एक वृक्ष है, लकड़ी है, हम यहाँ पे यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ में एक खंभा लगा रहे हैं, तो इसी वृक्ष की लकड़ी काट कर हम खंभा लगाएंगे, तो यह वृक्ष जो है किसकी प्रकृति हुई, ये जो यूपाय दारू मतलब यज्ञ स्तंभ के लिए जो लकड़ी लगाई जा रही थी, इसका खंभा क्या, इसका जो है क्या प्रकृति क्या है, ये जंगल वाली लकड़ी थी। तो ऐसी स्थिति में देखिएगा यूपाय, यूपाय दारू, यूप दारू मतलब यज्ञ स्तंभ के लिए जो लकड़ी हो ली जा रही है, तो वहां पे लकड़ी जो एक लकड़ी मतलब एक वृक्ष की लकड़ी हो गई, और एक जो यज्ञ में प्रयुक्त किया जाएगा खंभा, उन दोनों की लकड़ी सेम है और दोनों में प्रकृति विकृति भाव हमको दिख गया है, तो यूपाय दारू, यूप दारू यहाँ पर क्या हो जाएगा, चतुर्थी समास हो जाएगा तत्पुरुष। तो यूपाय में क्या आ जाएगा बताइए, चतुर्थी एक वचन की विवक्षा में क्या आता है, एक बार कमेंट करिए तो, सु औजस अमौत में से चतुर्थी की एक वचन में क्या आता है बताइएगा, एक बार लिखिए तो, यूपाय दारू, यूप दारू, इसका अलौकिक विग्रह लिख दीजिए एक बार तो यहीं पे। यूपाय में अम कहां से आएगा, यूपाय चतुर्थी अम आ जाएगा, हाँ बिल्कुल न्ये आएगा, न्ये, हाँ न्ये आएगा, बिल्कुल सही है। यूपाय तो यूप न्ये हो जाएगा, दारू सु हो जाएगा, तुरंत चतुर्थी तदर्थार्थ बलहित सुरक्षित ही से, देखिए यहाँ लिखा भी तो है, यू देखिए यूप न्ये दारू सु, ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, चतुर्थी तदर्थार्थ बलहित सुरक्षित ही, इस सूत्र से समास हो जाएगा। हाँ देखिए विष्णु भैया पूरा लिख दिए, और सुपो धातु प्रातिपदिकों से अन्य और सु निकल जाएगा, फिर यह एक वर्ण समुदाय समस्त बनेगा यूपदारू, तुरंत जो है हम क्या करेंगे, चतुर्थी यहाँ प्रथमांत है, चतुर्थी के अर्थ का वाचक जो है यूपाय शब्द है, इसलिए इसका पूर्व प्रयोग हो जाएगा, और फिर सौ मोड से सु आएगा, सु को, अब यहाँ पे देखिएगा सु को रुक्त विसर्ग क्यों नहीं होगा, क्योंकि यह जो दारू शब्द है यह पुल्लिंग वाचक नहीं, यह नपुंसक लिंग वाचक है, और नपुंसक लिंग में एक सूत्र आता है समोर नपुंसकात, वह क्या करता है, सु का लुप्त कर देता है, तो यूप दारू यह शब्द निष्पन्न होता है। बताइएगा इतना समझ में आ गया, एक बार बताइए तो, यूप दारू यह सब समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या कह रहे हैं, तेने है ना, यह जो प्रकृति विकृति भाव भी हमको इष्ट है, इसलिए यहाँ पर नहीं हो रहा है, कहाँ, रंधनाय स्थाली में, रंधनाय जबकि चतुर्थी है लेकिन स्थाली के साथ समास क्यों नहीं होगा, मतलब ये जो स्थाली है, जैसे मान लीजिए किसी बर्तन में हम चावल पकाते हैं, तो वो जो बर्तन रहता है, जो कुकर रहता है, वह थोड़ी पक के चावल बन जाता है, तो रंधनाय स्थाली में यह स्थाली रंधन का क्या है, पकने का मतलब एक समवाय प्रकृति विकृति भाव यहाँ पे उत्पन्न नहीं हो पा रहा है, खाली थोड़ी पकता है रोटी, जैसे मान लीजिए आप कुकर में चावल बना रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी होता है कि पूरा कुकर ही चावल का रूप ले लेता है, ऐसा तो होता नहीं है, पकता भले है, वह तो एक उसका निमित्त कारण है, लेकिन वह समवाय मतलब प्रकृति विकृति भाव नहीं है, इसलिए रंधना स्थाली में या चतुर्थी समास जो है नहीं हुआ। अब आगे चलते हैं, तो अब यहाँ पे एक चीज और देख लीजिएगा कि अब देखिएगा कि अर्थ के साथ तो अभी दिखाएंगे अर्थ का, अब अर्थ के देखिए कि अर्थहीन नित्य समासो विशेष लिंगता चेति वक्तव्यम, अर्थ के साथ अगर चतुर्थी समास कर रहे हैं तो विशेष लिंगता, जो विशेष का लिंग है उसी तरह से लिंग चलेगा, उसको उस तरह से कहना चाहिए, जैसे देखिएगा द्विजाय अयम द्विजार्थ सूपः, ठीक है, द्विजाय, द्विजाय क्या चतुर्थी है, तो द्विजाय अयम यह सूप मतलब यह सूप, कोई जूस ले लीजिए, कोई दाल ले लीजिए, यह दाल जो है किसके लिए है, तो ब्राह्मण के लिए भाई, तो द्विजाय अयम द्विजार्थ सूपः, तो द्विजा, फिर इस तरह से द्विजार्थ सूपः, चाहे द्विजाय सूपः, तो ऐसे करके जब आप करेंगे तो यहाँ सूपः पुल्लिंग है और अर्थ के साथ समास हुआ, तो यही वार्तिक करेगा कि अर्थेन नित्य समासो विशेष लिंगता चेति वक्तव्यम, तो यहाँ पे जो भाई सूप जिस लिंग में रहेगा उसी लिंग में अर्थ जाएगा, द्विजार्था यवागु, यवागु कहते हैं लपसी को, तो यवागु स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पे अर्थ भी जो है अर्थां बन जाएगा, और पयः पयसी पयांसी यह नपुंसक लिंग है, तो द्विजार्थम पयः जो अर्थ शब्द है यह नपुंसक लिंग हो जाएगा, क्योंकि विशेष को देख करके ही पय यवागु सूप को देखकर ही अर्थ अपना लिंग का निर्धारण कर रहा है।
ठीक है, इतना समझ में जाइएगा। अब आगे चलें। अब देखिएगा चतुर्थी का बलि के साथ देखते हैं, भूतेभ्य बलि, चाहे भूताय बलि, भूत बलि, भूतेभ्य भी कहते हैं बहुवचन में, और प्रथम में कहते हैं भूताय बलि। तो यहाँ पे भूताय चतुर्थी शब्द आ गया, बलि के साथ समास हुआ है, तो भूतनीय बलिसु समुदायात जो है फिर इस सूत्र से समास कर देंगे, चतुर्थी तदर्थार्थ से सु आएगा, समुदाय का सुको धातु प्रातिपदिकों से लुक करेंगे, और लुक करने के बाद फिर से प्रातिपदिक संज्ञा सु करेंगे, रुक्त विसर्ग करेंगे, भूत बलि बन जाएगा। गो हितम की अगर बात करें तो गोभ्यो हितम या गवे हितम, तो गो शब्द के बाद तुरंत ङे आएगा, ङे के बाद जो है हित आएगा, हित के बाद सु आएगा। एक बार वार्तिक का अर्थ नाम जल्दी से। अर्थेन नित्य समास हो, अगर अर्थ के साथ समास होता है तो वह नित्य समास होता है, और विशेष लिंगता चेति वक्तव्यम। एक मिनट रुकिए, अरुण सर का फोन आ रहा है। हेलो हेलो हेलो, हाँ भैया प्रणाम। हाँ जी जी कह रहा था कि आज समय है आपके पास? जी, आज है क्या कुछ? मतलब यही जो दोपहर में अभी 3 बजे से 50 प्रश्न का मैं बोल दिया हूँ कि होगा, लेकिन हाँ, अभी हाँ। अचानक ऐसा काम आ गया कि मैं लगभग 2:30 बजे के आसपास तक खाली ही नहीं हो पाऊंगा। अभी रास्ते में गाड़ी चला रहा हूँ। अच्छा, अगर हो सकता है तो 50 नए क्वेश्चन, मतलब कुछ थोड़े अच्छे क्वेश्चन बना के भेज देते आप। 50 क्वेश्चन। हाँ, 50 क्वेश्चन जो सभी विषय के हों, किसी एक विषय के नहीं, सभी विषयों से मिक्स हों। ठीक है भैया, ठीक है, हम करते हैं। ठीक है उत्तर भैया, के साथ भेजिएगा। हाँ ठीक भैया, ठीक है। भैया का फोन आ गया था अरुण सर का, उसमें जो है बोले हैं 50 प्रश्न बनाने के लिए। हम अभी अपना वो रात वाला भी नहीं बना पाए हैं, उसको भी बनाना पड़ेगा, और 50 चलिए देखते हैं कुछ करते हैं उसके लिए, फटाफट कुछ कर लेंगे। थोड़ा सा पहले कल बता दिए होते तो पूरा कर लिए होते। चतुर्थी अर्थात बलहित सुरक्षित ही। तो यहाँ पे देखिए, अर्थीन नित्य समास हो, अर्थ शब्द के साथ नित्य समास होता है, और विशेष लिंगता चेति वक्तव्यम, जो भी विशेष है या सूप विशेष है या बागु विशेष है, पय विशेष है, जो यहाँ मतलब जितने भी विशेष पद आएंगे, जिस तरह से सूपा पुल्लिंग होगा तो अर्थ भी पुल्लिंग हो जाएगा, या बागु स्त्रीलिंग है तो अर्थ भी स्त्रीलिंग हो जाएगा, पय जो है क्या है इस नपुंसक है तो अर्थ भी नपुंसक लिंग हो जाएगा। भूतेभ्य बलि या फिर भूताय बलि, भूत बलि हो गया। गोहितम की अगर बात करते हैं तो गवे हितम गोहितम या गोभ्यो हितम गोहितम, तो यहाँ पे जब गो शब्द से ङे लाएंगे तो और फिर सबका लुप हो जाएगा, तो गोहित बनेगा, फिर गोहित के बाद सु आता है। तो यहाँ पे एक बात बताइए, गोहित शब्द बन गया पूरा समास करने के बाद, अब यह सु आया, इस सु का रुक्त विसर्ग क्यों नहीं किया, या फिर सु का लोप क्यों नहीं किया, थोड़ा सा बताइए। गोहितम ही क्यों बना, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। तो गोहितम शब्द जो है यहाँ पे गोहितम या गोसुखम या गोरक्षितम क्यों बना, बताइएगा, थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए। अदंत है, अरे अदंत, अरे नाव्ययी भाव तो अंत पंचम में अव्ययी भाव में करता है, यह अव्ययी भाव समास थोड़ी चल रहा है। अदंतात अव्ययी भावात् सुपो न लुक तस्य पंचमी बिना अमादेशस्य साथ गा पाती गोपा तस्मिन इत्यादि गोपम, बताइएगा। यहाँ पे अदंत वाली बात नहीं है, जब यह गो और हित शब्द बन जाता है तो तुरंत सु आता है, सु होने के बाद यहाँ पे सु को रुक्त विसर्ग की प्राप्ति होती है, तो चूंकि यह हित शब्द क्या है, नपुंसक लिंग है, और तुरंत यहाँ पे कौन सा सूत्र प्रयोग हो जाएगा, ये अतोम। अतोम एक ऐसा सूत्र है, ज्ञानम बनाते हैं ना हम लोग, ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि, तो अतोम क्या कहता है, अतोंगात क्लिबात समोरम, यहाँ पर जो सु को हो जाता है उसको अम कर देते हैं, तो जो सु था उसको अम कर दिए, तो गोहित अम हो गया, फिर अमी पूर्वा से पूर्व रूप कर दिए गोहितम, इसी तरह से गोसुखम और गोरक्षितम बना देते हैं। अब आगे चलते हैं। पंचमी भाई है ना, ये क्या कहता है कि अगर पंचमी शब्द का मतलब पंचमी वाचक कोई सुबंध शब्द हो तो उसका भय के साथ क्या अगर समास होगा तो उसको पंचमी कहते हैं। चोरात भयम चोर भयम, तो चोरात या पंचमी सूत्र है, तो चोर ngसी आ गया भाई, पंचमी के वचन में ngसी आता है, तो चोर ngसी, और भयम पुल्लिंग चूंकि है नपुंसक लिंग है तो भय सु आ गया, और पंचमी भयन से समास कर दिए, चोर भय बन गया, सुपो धातु प्रातिपदिकों से ngसी और सु निकाल दिए,
और फिर जब समुदाय हो गया तो चोर भय बनने के बाद तद्धित समासास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा कर दिए और सोच से भाई तुरंत सु आ जाएगा। और यह देखिए भय पूर्ण पुंसक लिंग है तो तुरंत जो है अतोम लग जाएगा। यह सु को अम किया, अम करने के बाद अभी पूर्व से दोनों अ के स्थान पर भाई भय में भी अ था और सु को जो अम हुआ है इसमें भी अम है, तो इन दोनों के स्थान पर अमी पूर्व, दोनों के स्थान पर यह जो पूर्व में अ बचा है यही शेष रहेगा, बाकी सब डिलीट हो जाएंगे। तो चोर भय यह बन जाएगा। इतना सबको समझ में आ गया होगा? एक बार बताइए तो कितना आया कि नहीं? आगे कहते हैं कि स्तोकांतिक दूरार्थ क्षाणिक तेना, स्तोकांतिक दूरार्थ क्षाणिक तेना, यह कहता है क्या स्तोक शब्द हो, अंतिक शब्द हो, दूरार्थ शब्द हो और कृक्षाण मतलब इतने शब्द हो, कृच्छ शब्द हो, दूरार्थक वाचक कोई शब्द हो, अंतिक शब्द वाचक हो, स्तोक शब्द हो, तो अगर तेना मतलब अगर लास्ट में त प्रत्यय लगा हुआ है तो वहां पे भी क्या हो जाता है, पंचमी तत्पुरुष समास हो जाता है। देखिए और तुरंत एक सूत्र आ जाता है पंचम्या स्तोकादिभ्य। भाई देखिए यह क्या कहता है कि जो आप सुपो धातु प्रातिपदिकों से जो मान लीजिए स्तोकात बना है तो स्तोक ngस जो करके स्तोक ngसी और मुक्त सु कर रहे थे और सुपो धातु प्रातिपदिकों से और बीच में अवयव का लुक कर रहे थे तो क्या बन रहा था, एक मिनट बताता हूं। यह स्तोक शब्द एक हो गया, स्तोक के बाद यह हो गया कि स्तोक ngसी हो गया। अब यह क्या कर रहे, स्तोक ngसी हो गया और मुक्त सु हो गया। तो यहाँ पे हम लोग पहले क्या कर रहे थे, तो इसका जो है स्तोकांतिक दूरार्थ क्षाणिक तेन से समास कर दिए और समास का फल क्या हो गया कि सुपो धातु प्रातिपदिकों से इस अवयव का हम लुक करने जा रहे हैं। तो तुरंत क्या होगा भाई, अवयव का लुक नहीं करेगा। पंचम्या स्तोकादिभ्य अलुक उत्तर पदे, जो स्तोक इत्यादि शब्द हैं स्तोक आदि के बाद में जो यह क्या है ngस विभक्तियां हैं यह अलुक हो जाएंगी, इनका लोप नहीं करेंगे। तो लोप नहीं करने से क्या हो जाएगा, जैसे पूर्ववत रूप था स्तोकात मुक्तः वही जो है समास के बाद भी बनेगा। स्तोकात मुक्तः यही जो है समास में बन जाएगा और यरो नासिके अनुनासिको वा से क्या कर देंगे, ये स्त को अनुनासिक करके न कर देंगे तो स्तोकान मुक्त हो जाएगा। मतलब कुछ भी जो विग्रह है स्तोकान मुक्त वही जो है इसका आएगा स्तोकान मुक्त। इसी तरह से देखिए स्तोकात में पंचमी दिख रही है, अंतिकात में पंचमी दिख रही है, अभ्यासात में पंचमी दिख रही है, दूरात में पंचमी दिख रही है, कृच्छात में पंचमी दिख रही है, मुक्त आगत 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 गतः या सब में जो सब में जो है क्या तेन, सब में जो है अंतिम में प्रत्यय लगा हुआ है जो सूत्र से समास होता है, लोप क्यों नहीं होता। तो पंचम यह प्रश्न पूछ सकता है कि पंचम्या स्तोकादिभ्य या फिर चाहे अंतिकाद इत्यत्र अलुक केन सूत्रेण भवति, अलुक किस सूत्र से हुआ, तो स्तोकांतिक दूरार्थ क्षाणिक तेन भी दे सकता है। जो कारक में भी यह सारे शब्द पठित हैं, करणे च स्तोकाल्प कतिपयस्या सत्व है, पंचम्या स्तोकादिभ्य दे सकता है। तो वह सारी चीजें कंफ्यूजन में ना पढ़ करके यह जान जाइएगा पंचम्या स्तोकादिभ्य अर्थात पंचम्या स्तोकादिभ्य अलुत्तर पदे, ये स्तोकादि अर्थात उनका लोप नहीं होगा। सबके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि भाई जब समास के पहले भी स्तोकान मुक्त था, समास के बाद भी स्तोकान मुक्त है, क्या मतलब था समास करने का, इससे अच्छा समास ही नहीं किए होते। तो इसका निराकरण क्या हो सकता है, एक बार बताइए तो आप लोग। कोई भी चीज लघुता की प्रवृत्ति करनी चाहिए। जैसे अन्य जगह हम लोग देख रहे थे कि जब तक हम ये क्या कहते हैं, ये त्रातो हरित प्रातः, हरिड़ा प्रातः की जगह हरित प्रातः कर दिए, यूपाय यूपदारू कर दिए, संकुलया खंड की जगह संकुला खंड कर दिए। भाई हर जगह एक समस्त रूप बनाए। यहाँ पे स्तोकान मुक्त समास के पहले भी है और समास के बाद भी स्तोकान मुक्त है। इसी तरह से में भी समास के बाद और मतलब इसमें रूप परिवर्तन, मतलब समास का लक्षण, समास का मतलब फिर क्या हुआ, कोई बताए तो एक बार मैसेज कर दीजिए तो किसी को मतलब थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी हो तो। बहुत छोटी जानकारी है, कोई बता दीजिए एक बार। लेकिन अगर समास के करने के पूर्व भी वही रूप था, समास के बाद भी वही रूप है तो क्या था। यहाँ इसका उत्तर इस तरह से दिया जा सकता है कि स्तोकात मुक्तः, तो यहाँ पे जब तक समास नहीं हुआ था तो यह स्तोकात शब्द अपना स्वतंत्र वाचक था और मुक्तः शब्द अपना स्वतंत्र वाचक था। लेकिन जब दोनों, और देखिएगा जब दोनों क्या थे, अलग अलग थे, तो स्तोकात का स्वर कुछ और था, मुक्तः का जो उदात्त अनुदात्त स्वर है वह कुछ और था।
दोनों सम्मिलित हो गए, समास का फल क्या निकला? सम्मिलित होने से दोनों किसी एक अर्थ के द्योतक होंगे और दोनों सिर्फ किसी एक ही स्वर को उत्पन्न करेंगे। और स्वरे भेद महाभेद, स्वर में भेद तो महाभेद हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर स्तोकान मुक्त में समास करना जरूरी है। या सबके दिमाग में यह बात आ गई होगी कि जब समास किए, समास कर दिए, कोई मतलब ही नहीं निकला, क्या मतलब है? तो उसके लिए बात बताते हैं। तुकात यह अलग और मुक्तः अलग था, अंतिकात अलग, आगतः अलग, लेकिन यह समस्त तो बन गए अब एक ही अर्थ को बताते हुए। और स्वर भी परिवर्तन दोनों में नहीं होगा, मतलब जो चीजें स्तोकान का जो स्वर था वही मुक्त का जाएगा। पहले क्या था? स्तोकात का कुछ और स्वर है, मुक्ता का कुछ और स्वर है। तो यह सारी चीजें मतलब इसमें अंतर पाया जाता है। आगे चलते हैं। षष्ठी, षष्ठी में क्या कहते हैं कि सुबंतेन प्रागवत, भाई षष्ठी समास भी सुबंत के साथ प्रागवत अर्थात पूर्व की तरह जो है षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। राज्य पुरुष, राजपुरुष, यहाँ भी जानते हैं बहुत ही फेमस उदाहरण है। तो राजनस पुरुषु यह हो गया, षष्ठी से क्या कर दिए? षष्ठी तत्पुरुष कर दिए और तत्पुरुष का क्या फल निकला? सुपो धातु प्रादिक्रियों से नस और यह सु निकाल दिए, राजपुरुष बचा। राजपुरुष में क्या कर दिए? तुरंत राजन पुरुष बचा। नलोपः प्रातिपदिकांतस्य, भाई प्रातिपदिक से मतलब फिर तद्धित समासास्य से प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे, प्रातिपदिक संज्ञा के फलस्वरूप नलोपा से न का लोप हो जाएगा, राजपुरुष आएगा। फिर समुदायात उत्पत्ति सूर्य विसर्गे कृते सती, यह आपका राजपुरुष रूपम सिद्धम, तो यह राजपुरुष सिद्ध हो जाएगा। इतना समझ में आ गया ना आप लोगों को? अब आगे चलते हैं। अगला सूत्र क्या कहता है? पूर्वा पराधरोत्तर में एक देश नहीं का भी कर ले। यह कहता है, देखिएगा, पूर्वा शब्द हो, अपर शब्द हो, अधर शब्द हो, उत्तर शब्द हो, तो एक देशी वह एक देशी का वाचक, एक देशिना मतलब एक देशिना के साथ एकाधिकरण का वाचक हो तो वहां पर षष्ठी हो जाता है। कैसे? अवयविना सह मतलब अवयवियों के साथ पूर्वाधय समस्यन्ते, यह पूर्व, अपर, अधर, उत्तर इनका समास हो जाएगा। लेकिन क्या होना चाहिए? एकाधिकरणे अर्थात एकत्व संख्या विशिष्ट छेद अवयवी, वह जो अवयवी है ना वह एक की संख्या होना चाहिए, किसी एक ही की संख्या में हमको वह अवयवी का जो है पूर्व इत्यादि का समास दिखाना। ऐसा नहीं है कि 100 लोगों का हम पूर्व भाग दिखाने लगे, ऐसी चीजें नहीं है। उसका उदाहरण देखिए, यह षष्ठी समास का अपवाद है, षष्ठी समास अपवाद है, यह षष्ठी समास का अपवाद है। तो यहाँ भी चूंकि षष्ठी से ही प्राप्त थी, तो षष्ठी से प्राप्त होने का फलस्वरूप क्या था? षष्ठी क्या है? षष्ठी जो है प्रथमांत शब्द है और प्रथमानिष्टम समास उपसर्जनम, यह षष्ठी में राज्य हमें, तो भाई देखिए यह राज्य षष्ठ्यंत हो गया तो यह पहले आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए पूर्वम कायस्य पूर्व कायः, तो यहाँ पर यह जो काय है यह षष्ठी अगर यहाँ पे प्रयोग करते तो षष्ठी से षष्ठी आखिर क्यों यहाँ पर नहीं लगा? तो पूर्वम कायस्य, अब यहाँ पर देखिए षष्ठी प्रथमांत है, षष्ठी वाचक शब्द काय है यहाँ पर, लेकिन हमको पूर्व काय बनाना है, न कि काय पूर्व बनाना है, इसलिए यहाँ पर यह अलग सूत्र लगा। तो पूर्व पर अधर उत्तरम, तो यह पूर्व पर अधर उत्तरम क्या हो गया? यह प्रथमांत पद हो गया। एक देशिना तृतीयांत पद हो गया, एकाधिकरणे सप्तम्यंत हो गया। तो यहाँ पे जो एकांत मतलब एक क्या कहते हैं प्रथमांत वाचक कौन शब्द है? पूर्व पर अधर उत्तर, यह एक उत्तरम है ना, तो यह एकांत मतलब एक वचन वाले हो गए, प्रथमांत हो गए। तो पूर्व इत्यादि, अपर इत्यादि, यह सारी चीजें पहले प्रयोग हो जाएंगी। इसलिए षष्ठी की अपेक्षा इस सूत्र को लगाया गया है, क्योंकि यहाँ पर पूर्व काय की जगह काय पूर्व बनने लगता है, क्योंकि यहाँ पे षष्ठी प्रथमांत था और यहाँ पे षष्ठी प्रथमांत काय है, तो इसलिए इस सूत्र की जरूरत पड़ी। इसलिए यहाँ पे पूर्व इत्यादि को पहले पढ़ा गया और प्रथमांत कर दिया गया। तो पूर्वम कायस्य पूर्व काय, शरीर का एक भाग। अब बताइएगा यह शरीर क्या है? शरीर का एक भाग या शरीर रूपी अवयवी है। और अवयविना सह पूर्वादय समस्यन्ते, पूर्व इत्यादि का समास हो जाएगा। तो पूर्वम कायस्य, उस एक भाग बताया जा रहा है ना शरीर का पूर्व भाग, तो यहाँ पे समास हो जाता है। इसी तरह से अपरम कायस्य अपर कायः, तो अपर ngस कायसु पूर्व ngस कायसु, दोनों में यही सूत्र लग जाएगा और फिर क्या बनेगा? पूर्व काय बन जाएगा, अपर काय बन जाएगा। समुदायात सौभागते रुक्त विसर्गे सति पूर्व काय अपर काय इति सिद्धम। अब इस सूत्र में कहते हैं एकाधिकरणे इति किम, एकाधिकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? भाई बिना एकाधिकरण के काम नहीं चलता क्या? तो कहते हैं पूर्व छात्राणाम। अब देखिएगा यहाँ पे कायस्य कायः मतलब था और यहाँ पे छात्रों का पूर्व भाग बताया जा रहा है। तो अवयविना सह पूर्वादय समस्यन्ते, एकत्व संख्या होनी चाहिए और छात्रों में एकत्व संख्या थोड़ी है। अब एक क्लास में 90 विद्यार्थी हैं और कह दिया गया छात्रों का पूर्व भाग, तो यहाँ पे अवयवी को और एकत्व संख्या को नहीं द्योतित किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे पूर्व छात्राणाम में समास नहीं हुआ। इतना सबको समझ में आ गया होगा। आगे चलें, समझ में आ गया ना? एक बार कमेंट कर दीजिए हाँ। अब आगे कहते हैं अर्धम नपुंसकम, यह क्या कहता है
कि समांशवाच्यर्थ शब्दों नित्यम क्लीबे सप्रागवत। समांशवाची अर्थात 50-50%, मतलब बराबर बराबर वाली चीजें हों। पूर्व छात्राणाम, पूर्वम कायस्य पूर्व काय, यहाँ पे शरीर का एक पूर्व भाग बताया जा रहा है, और पूर्व छात्राणाम छात्रों का एक पूर्व भाग बताया जा रहा है। हमको एकत्व संख्या विशिष्ट चेत अवयवी चाहिए, अवयवी की किसी एक संख्या का बोध कराना है, और यहाँ पे छात्र कितने अनेकों हैं, इसलिए वहां पर नहीं हुआ। अर्धम नपुंसकम क्या कहता है, समांशवाच्यर्थ शब्दों। आवाज नहीं जा रही है क्या? हेलो, समांशवाच्यर्थ शब्दों नित्यम क्लीबे सप्रागवत, मतलब नहीं, दर्शना जी मैसेज कर दिए क्लास चल रही है क्या, तो हमको लगा कि नहीं चल रही है क्या। समांशवाची शब्द होना चाहिए, कहते हैं एकदम बराबर बराबर सम, मतलब बराबर बराबर भाग हुआ हो, ऐसे अर्ध शब्द नित्यम क्लीबे, और वह अर्ध शब्द नित्यम क्लीब नपुंसक में होता है, और सप्रागवत उसके साथ क्या हो जाता है, विकल्प से तत्पुरुष समास जो है हो जाता है, मतलब तत्पुरुष समास विकल्प से नहीं होता है। तो अर्धम पिप्पल्या, अर्ध पिप्पली, पिप्पली का भाई बिल्कुल आधा आधा भाग। तो यहाँ पे देखिएगा अर्धम पिप्पल्या में जो है अर्धम नपुंसकम से क्या हो जाएगा, अर्धम अर्धसु हो जाएगा, पिप्पल्या हमें पिप्पली हो जाएगा। अर्धम नपुंसकम से यहाँ पे समास कर देंगे तो अर्ध पिप्पली बनेगा। फिर समुदायात प्रातिक संज्ञा कृते सु आया, और सु को क्या करेंगे, अर्ध पिप्पली नहीं बनाएंगे, क्योंकि पिप्पली शब्द स्त्रीलिंग है, और स्त्रीलिंग होने की वजह से अर्ध चूंकि नपुंसक था, लेकिन परवलिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो हो, यहाँ पे पिप्पली शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए यह पूरा वर्ण समुदाय जो है अर्ध शब्द नित्य नपुंसकवाची था ना, यह भी स्त्रीत्व में परिवर्तित हो गया पिप्पली के साथ जोड़ने से। और यह जो पिप्पली शब्द है, पिप्पली शब्द के आगे जब सु आएगा स्त्रीत्व विवक्षा में, तो क्या हो जाएगा इस सु का, इस सु का इसका मतलब अनुबंध लोप करेंगे तो यह स केवल बचेगा, और बचने का फलस्वरूप क्या हो जाएगा, हलनाभ्यो दीर्घा सुधे से प्रथम हल से स का लोप हो जाएगा, तो अर्धविपलीत रूपम सिद्धम, अर्धविपली रूप सिद्ध हो जाएगा। सौंडई यह क्या कहता है कि सप्तम्यंतम सौंडादि प्रागवत, अगर सप्तम्यंत वाचक शब्द हो तो सौंडादि, मतलब सौंडादि में कुछ शब्द आते हैं, सौंड आता है, कीतव आता है, धूर्त आता है, तमाम एक सौंडादि गण पाणिनि ने बनाया, गणसूत्र भी पाणिनि बनाए हैं। गणसूत्र को बताते हुए कहते हैं कि कुछ ऐसे आते हैं, कुछ कीतव अधूर्त आ गया, व्याड प्रवीण संवीत अंतर अधि पटु पंडित कुशल चपल निपुण शब्द हैं जो सौंडादि गण में पढ़े गए हैं, और उनके साथ उन मतलब सौंडादि गण में पड़े हुए शब्दों के साथ सप्तम्यंत वाचक कोई शब्द हो तो यहाँ पे सप्तमी तत्पुरुष हो जाता है। तो अक्षेषु सप्तम्यंत वाचक है, सौंड शब्द जो है सौंडादि गण में पठित है, तो अक्षेषु सौंड अक्षसुप करेंगे, सौंड सूप करेंगे, और तुरंत सप्तमी सौंडई से सप्तमी तत्पुरुष करेंगे, तुरंत सूत्र आ जाएगा कौन सा, सुपो धातु प्रातिपदिकयो या अवयव का लुप करेगा तो अक्ष सौंड बनेगा। फिर भी उसके सौंड इस अवस्था में क्या करेंगे, कृत तद्धित समासास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे, समुदायात सौवाकते सति ऋतु विसर्गे कृते सति अक्ष सौंड हित रूपम सिद्धम। अब यहाँ पे एक पंक्ति आती है, कहते हैं कि द्वितीया तृतीया इत्यादिना योग विभागात अन्यत्रा तृतीया विभक्ति नाम प्रयोगवशात समास हो गया। अब यहाँ पे एक बात कहते हैं कि जो द्वितीय तत्पुरुष का समास था, द्वितीय तत्पुरुष का सूत्र कौन सा था, द्वितीया तृतीया, द्वितीया सहितातीत पतित प्राप्ता पर नहीं, यह द्वितीया का हो गया। तृतीया का हम लोग क्या देखे थे, तृतीया तत्कृतार्थेन गुण वचने न। चतुर्थी का हम लोग क्या देखे थे, चतुर्थी तदर्थार्थ बल हित सुरक्षित ही। पंचमी का क्या देखे थे, पंचमी भये न। और उसके बाद षष्ठी का क्या देखे थे, षष्ठी, और सप्तमी का सप्तमी सौंदर्य ही। तो कहते हैं यहाँ पर हर जगह पे सब सूत्रों का योग विभाग कर लेना चाहिए। योग विभाग इस तरह से करना चाहिए कि द्वितीया को अलग पढ़ दें और फिर नीचे उसके अलग सूत्र समझ जाएं कि प्राप्ता पर नहीं ही। उसी तरह से चतुर्थी को अलग कर दें और तदर्थार्थ बलित सुरक्षित ही अलग कर दें। अलग करने का फल क्या मिलेगा, उससे यह हो जाएगा भाई, तृतीयांत सुबंत के साथ कोई सुबंत आता हो तो तत्पुरुष समास हो जाता है, चतुर्थी के साथ कोई सुबंत आता हो तो तत्पुरुष समास हो जाता है। ऐसे मतलब समास भी हम इस तरह से विभागात, मतलब ऐसे सारे सूत्रों में मतलब योग विभाग कर लेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, तृतीया विभक्ति नाम, जैसे और कोई भी शब्द तृतीया विभक्ति आ गया, आगे कोई भी सुबंत मिला तो प्रयोग वशात आपको प्रयोग करना है, तो उस तरह से समास आप कर सकते हैं योग विभाग करके। यह एक नियम बन गया, ठीक है। सप्तम्यंतम सौंडादि प्रागवत अक्षेषु, मतलब वह व्यापक अर्थ को दे देता है। तृतीया का योग विभाग करेंगे तो कोई भी तृतीया शब्द जो है किसी समर्थ सुबंत के साथ आएगी, दोनों तृतीया तत्पुरुष हो जाएंगे। वैसे क्या था, तृतीया तत्कृतार्थेन गुण वचन नहीं हमको चाहिए था, तो उस गुण वचन के बिना भी, ठीक है, उस गुण वचन के बिना भी, हाँ, इस तरह से आपको मतलब आपकी परिस्थिति अनुसार आप उसको कर सकते हैं। इतना सबको समझ में आ गया होगा।
अब दिक् संख्ये संज्ञायाम, यह क्या कहता है? संज्ञायाम एवेति नियमार्थम सूत्रम, संज्ञा में ही होगा, इसलिए यह नियमन यह सूत्र कर रहा है। क्या कह रहा है? दिक् संख्ये संज्ञायाम, अगर दिशावाची शब्द संख्यावाची शब्द पूर्व में आ रहे हो और जो बाद वाला शब्द है अगर वह संज्ञावाची है तो वहां भी जो है तत्पुरुष समास हो जाता है। तो क्या है? पूर्वेशु काम समी, पूर्वाचासु इसुकाम समी, इसुकाम समी, पूर्वेशु काम समी, और सप्तर्षया में भी सप्तचतुर्षया सप्तर्षय। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे पूर्वा शब्द दिशावाची है और यह पहले आ गया है, तो पूर्वा, पूर्वा जो एक शब्द आ गया और उसके बाद इसुकामसमी एक गांव का नाम है, तो संज्ञायाम एवेति नियमार्थम, यह संज्ञा में ही होगा। तो यह इसुकामसमी नाम का एक गांव है और वह एक संज्ञा है। तो यहाँ पे पूर्वा शब्द से सु आएगा, इसुकामी शब्द से सु आएगा, दिक् संख्ये संज्ञायाम से समास हो जाएगा। तो फिर क्या बनेगा? अब यहाँ पे यह बताइएगा कि इस सूत्र का पूर्वेशु में जो पूर्वासु था इसको हम कैसे पूर्व बना लिए, यह बताइए। तो पूर्वासु इसुकामसमी, पूर्वेशु कामसमी में पूर्वा, अब मान लीजिए पूर्वा और इसुकामसमी में आप लोग क्या कर दिए? सर्वनाम वृत्ति मात्र पुंबद भाव से पुल्लिंग वगैरह कर देते हैं, पूर्वा को पूर्व कर लेते हैं और इसुकामसमी दोनों में आदगुड़ा से गुण कर लेंगे, पूर्वेशुकामसमी बन जाएगा। इसी तरह से सप्तर्षया, यह भी एक संज्ञा है। तो सप्तचतुर्षया, संख्यावाची शब्द पहले है, आगे ऋषया है, तो वहां समास होकर के जो है दिक् संज्ञा संख्यायाम से वह क्या हो जाता है? एक समस्त एक संज्ञावाचक शब्द बना देता है और सप्तर्षया रूप सिद्ध हो जाता है। देखिए यहाँ पे कुछ प्रत्युदाहरण दे रहे हैं। उत्तरा वृक्षा पंच ब्राह्मणा, यहाँ पर क्यों नहीं हुआ? तो उत्तरा वृक्षा मतलब उत्तर के वृक्ष, पंच ब्राह्मणा मतलब 5 ब्राह्मण, यह कोई संज्ञा नहीं है। हमको केवल संज्ञा चाहिए, सप्तर्षया संज्ञा चाहिए, पूर्वेशु कामसमी संज्ञा चाहिए और उत्तरा वृक्षा यह संज्ञा नहीं है, इसलिए यहाँ पर यह सूत्र घटित नहीं हुआ। यद्यपि उत्तरा और पंच दिक् संज्ञ थे, लेकिन फिर भी नहीं लगेगा क्योंकि दिक् संज्ञ के साथ एक और शर्त चाहिए संज्ञायाम, और दोनों के दोनों संज्ञा नहीं है। इतना समझ में आ गया होगा, बताइएगा समझ में आया कि नहीं? इतना अगर आप लोग, हाँ अब आगे चलते हैं। तद्धितार्थोत्तर पर समाहारे च, सो रहे हैं क्या आप लोग? मतलब सभी लोग सो रहे हैं, जाग रहे हैं? तद्धितार्थोत्तर पर समाहार क्या कहता है कि तद्धितार्थे विषये उत्तर पदे च परतः समाहारे च वाच्ये दिक् संख्ये प्रागवत, कहता है तद्धितार्थे विषये, तद्धितार्थ का विषय हो, उत्तर पदे च परतः और बाद में उत्तर पद हो, और समाहारे च वाच्य और समाहार का द्योतक हो रहा हो। तो यह जो दिक् संख्ये ऊपर से आ रहा था इसके साथ, मतलब दिक् संख्य के साथ साथ तद्धितार्थ का विषय आ रहा हो, उत्तर पद में भी शब्द हो, समाहार का वाच्य हो, तो क्या हो जाएगा? पूर्ववत मतलब तत्पुरुष समास प्रागवत हो जाएगा। कैसे? पूर्वश्याम शालायाम भवः। अब पहला उदाहरण इस सूत्र का देखिएगा। तद्धितार्थ क्या है? तद्धितार्थ की अगर बात करते हैं तो भाई देखिए, तत्र भव अण इत्यादि प्रत्यय होते हैं जो तत्र भव अर्थ में भी होते हैं, अपत्य अर्थ में भी होते हैं। तो पूर्वश्याम शालायाम भव, तत्र भव सूत्र से यहाँ पे अण प्रत्यय हो गया और यह तद्धित का विषय मिल गया। तो पहला उदाहरण तद्धित से शुरू करते हैं। पूर्वश्याम शालायाम भव, पूर्वा मतलब पूर्वशाला में होने वाला। ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा? तो इसका विग्रह देखेंगे और पूर्वाशाला हो गया, पूर्वाशाला इस स्थिति में पूर्वश्याम में क्या आ जाएगा? पूर्वांगी शालांगी, तो नी का जो है लोप कर देंगे जब, और तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च से समास किए, समास करने के बाद सुपोधातु प्रातिपदिकों से अवयव का लुक किए, तो यहाँ पे पूर्वाशाला या स्वरूप निष्पन्न हुआ। इसके बाद क्या हो जाएगा? सर्वनामनो वृत्ति मात्रे पुंबद भाव, यह क्या कहता है? वृत्ति मात्र में, वृत्ति क्या है? कृत समासिक शेष सनाद्यंत धातु रूपा पंचवृत्तया, और वह वृत्ति समास में आती है। तो यह सर्वनाम वृत्ति मात्र, जो सर्वनाम शब्द होता है वृत्ति मात्र में, तो वृत्ति समास होती ही है, तो उसको क्या हो जाता है? पुंबद भाव, या जो पूर्वा है यह पूर्व बन जाता है। तो क्या समस्त रूप बना? पूर्वा को पूर्व किए तो क्या बन जाएगा? पूर्वशाला बना। और पूर्वशाला बनाने के बाद फिर अगला सूत्र आता है, तो ये मतलब आगे आएगा तब द्वितीय कहाँ गया? हाँ, और फिर देखिए अब यहाँ पे देखिए दो सूत्र प्रयुक्त होते हैं, इसलिए अलग दिया है। पूर्वशाला बनाने में कोई दिक्कत नहीं हुई ना, बताइएगा। पूर्वशाला बन गया ना, सब लोग बना लीजिए, बताइएगा एक बार। पूर्वांगी शालागी में तद्धितार्थोत्तर समाहारे च समास किए, नी का लोप किए सुपधातु प्रातिपदिकों से, पूर्वाशाला बना। फिर सर्वनामनो वृत्ति मात्रे पुंबद भाव से हरस्व किए, पूर्वशाला बन गया। सबको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे चलते हैं, एक सूत्र आ जाता है दिक् पूर्व पदार्थ संज्ञायाम, यह दिशावाची शब्द पूर्व में हो जाए और अस्मात् भवात् और असंज्ञायाम मतलब संज्ञावाची न रहे, तो क्या हो जाएगा? वहां पे यह प्रत्यय होता है,
यह प्रत्यय जैसे ही हो जाएगा तो पूर्वाशाला या ऐसा प्रयोग जो पहले हम बना चुके थे उसके तुरंत बाद भाई दिक पूर्व पदार्थ, पूर्व पदार्थ मतलब पहले पद दिशावाची हो और वह संज्ञा से भिन्न हो तो यह प्रत्यय होता है। तो यहाँ पे देखिएगा दिशावाची पूर्व शब्द पहले है और यह पूर्वशाला या कोई संज्ञा नहीं है, तुरंत यहाँ पे यह प्रत्यय हो गया और यह प्रत्यय का फल क्या हुआ कि यहाँ ये तो हो गया और यह में यहाँ की संज्ञा कर दी अ बचा तो पूर्वशाला अ बन गया। पूर्वशाला अ होने के बाद तुरंत क्या हो जाएगा तद्धिते सुचामादे यह क्या कहता है ये तिड़ित च तद्धितेषु अचाम आदेह अचो वृत्ति स्यात्। यित प्रत्यय ऋत प्रत्यय हो और तद्धितेषु तद्धित में अगर यित प्रत्यय परे हो ऋत प्रत्यय परे हो और तद्धित में हो तो अचाम अचो में मतलब इस पूरे अच समुदाय में जो आदेह अच जो सबसे पहले का अच है तो पूर्व शब्द में बस पू का वही सबसे प्रथम अच है उसको वृद्धि कर देता है और यह सेती च से क्या हो जाता है पूर्वाशाला में, शाला में जो भाई यह सेती च किसको कहते हैं, यह सेती च कहाँ लगता है या आदेश च का प्रत्यय स्वादिष्ट सर्वनाम स्थान पूर्व पदम संयम साथ। तो बाद में अगर आजादी प्रत्यय हो, आजादी देखिए है कि नहीं यह में अ बचा है तो उसके पहले के जितने होते हैं सब भसंज्ञक हो जाते हैं और भसंज्ञा होने का फल क्या होता है यस्येति च से उस अंतिम वर्ण का लोप हो जाता है। तो शाला में जो आ था उसका लोप हो गया, आगे अ है ही, शाला जाके अ में मिल गया तो क्या बन जाएगा पूर्वशाला बन गया। देखिए यहाँ पे वही चीज है शाला में आ निकल गया और आगे जो है अ है, अ जो है जाके इसमें मिल जाएगा तो पूर्वशाल बन जाएगा। तुरंत यह तद्धिते सुचामादे क्या कह देगा यहाँ पे यित लित परे है ही, यित में देखिए यहाँ प्रत्यय हुआ था तो यकार की संज्ञा वाला हो ही गया और तद्धित का भी विषय है तो तुरंत क्या हो जाएगा आदि अच की वृद्धि हो जाएगी। जो पू का ऊ था ना उसको अ कर देंगे पौर्व बना लेंगे, पौर्वशाल ऐसी स्थिति बनाने पर क्या करेंगे फिर समुदाय सौगागत तद्धित समासास्त्र से प्रातिनिधिक संज्ञा स्मोर से सुआ या सुपूर्व विसर्ग कर देंगे पौर्वशाला या रूपम सिद्ध हो जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं, एक बार बताइए, एक बार कमेंट करिए, तो कमेंट करिए तब तक पानी पिए। जी जी विष्णु भैया, अब देखिए अब तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च अब अगला एक सूत्र आता है क्या गोर तद्धित लुक, यह क्या कहता है गोनतात भाई गो अंत में होना चाहिए तो ऐसे तत्पुरुष समास से टच प्रत्यय होता है, यह समासांत प्रत्यय भी है और वह कहाँ समासांत न तो तद्धित लुक, लेकिन कब होगा यह जो गो शब्द के अंत में टच प्रत्यय होगा समासांत टच प्रत्यय होगा लेकिन कहाँ पर जहां पे तद्धित का लुक नहीं हुआ है वहां पर किसी तद्धित प्रत्यय का लोप नहीं हुआ है। तो पंचगवधन ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा पंच गावो धनम यस्येति त्रिपदे बहुब्रीहौ। तो यह तो मान लीजिए पूरा वर्ण समुदाय पंचगवधना बहुब्रीही का उदाहरण है। बात करेंगे पंचगवम की तो वह जो है हो जाएगा तत्पुरुष का उदाहरण। तो यहाँ पे इसको घटित करते हैं। तो हम लोग क्या देख रहे थे, कौन सा सूत्र एक देख रहे थे तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च। तद्धितार्थ का क्या उदाहरण देखिए पौर्वशाल। अब उत्तर पद का हम लोग उदाहरण देखने वाले हैं। अब उत्तर पद में क्या है तो देखिएगा पंचन पंचानाम गवानाम समाहारः, तो पंचगवम चाहे पंच गावो धनम यस्येति, तो पंच गावः तो यह जो पंचन जस गो जस धनसु ऐ पंच गावः धनम यस्येति, पांच गायें जिसका धन है। तो यहाँ पे जो पंच और गो शब्द है ना इसका उत्तरवाचक शब्द कौन सा है धन है। तो यहाँ पे तद्धितार उत्तर पद में उत्तर पद से भी समास हो जाएगा इस सूत्र से। तो क्या हो जाएगा पंचन जस गोजस धनसु, तो यह पंचन और गो शब्द जो है किसका एक धन रूपी उत्तर पद का यहाँ पे द्योतन कर रहे हैं। तो पंचन जस गोजस धनसु ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च से क्या हो जाएगा उत्तर पद में धन है तुरंत समास हो जाएगा। उत्तर पद हमको मिल ही गया और उत्तर पद जहां होगा तहां तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च लगेगा ही। तो क्या सुपो धातु प्रातिपदिकों से अवयव का लुक करेंगे तो जितना यह जस था सूता सब निकलेगा पंचन गोधन बनेगा। पंचन गोधन बनने के बाद यह चीज याद रखिएगा पेपर में अगर पंचगवधन आ जाए तब बहुब्रीही है, लेकिन पंचगवम पंचन और गो को पूछेंगे पंचन गो के साथ धन उत्तर पद जुड़ रहा है तब तो यहाँ पे यह सूत्र प्रयुक्त हो रहा है, लेकिन पूरे में बहुब्रीही है यस्येति। लेकिन पंचन और गो की बात करेंगे तो वहां तत्पुरुष है। तो क्या हुआ यहाँ पर तो पंचन गोधन बन गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा सुपो धातु प्रातिपदिकों से अवयव का लुक हो गया। अब यहाँ पे क्या लगेगा गोर तद्धित लुक, यह क्या कहेगा गो अंत में होने वाले तत्पुरुष से। तो तत्पुरुष कैसे है पंचगौ तत्पुरुष है ही, तो तत्पुरुष से क्या हो जाता है
पंच गो, उसके बाद क्या टच से आता, उससे आगे टच प्रत्यय हो जाएगा, टच में अ बचेगा और समासांत प्रत्यय होगा वह, और वह क्या होना, तो तद्धित लुक, तद्धित का लुक नहीं होगा। देखिए क्या है, यहां से देखिए, तद्धितार्थे विषय, तद्धितार्थ का विषय हो, उत्तर पदे च परतः, उत्तर पद परे हो, उत्तर पद परे है कि नहीं देखिएगा यहाँ पे। पंच पंचगव धन, तो यहाँ पे देखिए पंचगव मात्र यह शब्द पुल्लिंग तत्पुरुषवाचक है, और यह जो धन है यही उत्तर पदवाचक है। तो उत्तर पद के साथ पंचगव शब्द का, यह धन के साथ उत्तर पद में समास किया जा रहा है ना किया जा रहा है, तो वही चीज बताते हैं। ऐसी स्थिति जहां हो जाए वहां भी तद्धितार्थोत्पद समाहारे च लगता है। तो वहां पे बताते हुए फिर कहते हैं कि जब पंचन गो टच हो गया और धन है, अब यहाँ पे क्या कह रहा था कि यह तद्धित का लुक नहीं हुआ है, तद्धित का लुक तो यहाँ पे हुआ नहीं है, कोई भी तद्धित कहीं कहाँ लुक हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। तो पंच और पंचन में जो न है ना, उसको नलोपा से निकाल देंगे, तो पंच गो अधन, पंच गो अधन में क्या बनेगा, अवंग स्फोटायन से। यह सूत्र क्या करता है कि अगर अवंग स्फोटायन का क्या उदाहरण है, गवेंद्र इत्यादि है, तो तुरंत यहाँ पे भाई बाद में अच हो तो गो शब्द के ओ को अवंग आदेश कर देते हैं, तो का गो शब्द के ओ कुछ जगह पर अवंग आदेश कर देंगे, तो पंच ग अवंग अवंग बन जाएगा, अवंग में भी अव बचेगा, और यह टच का अ है ही धन है, पूरा इसको जो है या सीधी च से जो है अब में जो व का अ था उसको जो है डिलीट करेंगे, तो पंच यह हो गया, ग जाके अब में मिल गया, पंच गव मिल गया, और पंच गव धन जो है यह पूरा रूप निष्पन्न हो जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं आया, तो बताइएगा पंच गव धन। पंच गव धन समझ में आया है कि नहीं। गोंता तदुषाट तत्स्यात् समासांतुर तो तद्धिक्लु पंचगवधन। पंचगवधन पूरा बहुब्रीही का वाचक है, लेकिन पंचगवम आएगा ना आगे, अभी तुरंत आएगा बहुब्रीही वाला। पंच गावो धनम यस्येति त्रिपदे बहुब्रीहौ, इस तीन पद के बहुब्रीही समास में उत्तर पद हमको धन मिल जाता है, तो तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च से समास हो जाता है, तो पंचगोधन बनता है, पंचन गोधन बनता है, और फिर सपो धातु प्रातिपदिकों से अवयव का लुक कर देते हैं, तो पंच गो और टच प्रत्यय गो तद्धित लुक से करते हैं, तो पंचगोधन अ बन जाता है, और फिर पूरा अभंग में छोटा एनस लगाइए, च लगाइए, तो पंचगोधन बन जाता है। हाँ देखिए मनोज जी ने लिख दिया, पंचगवधन की बात करेंगे तो वहां पे बहुब्रीही, और पंचगवम की बात करेंगे तब वहां पे तत्पुरुष है। हाँ अब देखिएगा, अब हम लोग यहाँ सप्तमी तक खत्म कर लिए हैं, अब क्या आगे बचा है, तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च। तद्धित वाला एक बार बता दीजिए, तद्धित वाला या पूर्वश्याम शालायाम भव, इसको बता दें, यही कह रही हैं इंद्र जी, यही कह रहे हैं आप। तद्धित वाला उदाहरण यही है ना, यहाँ पे तो आसान, तत्र भव पूर्वश्याम शालायाम भव, तत्र भव इस तद्धित का अर्थ होने से अण प्रत्यय हुआ है, तो पूर्वाशाला ऐसी स्थिति बना दिए, और पूर्वश्याम शालायाम दोनों सप्तमी एक वचन है, टुंगी आ गया, और दोनों में फिर क्या किया, तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे जैसे समास किए, समास करने के बाद धातु के अवयव का लुक कर दिए, सुपे धातु प्रातिपदिकों से, सर्वनामनो वृत्ति मात्र पुंबत भाव, जो पूर्वा था उसको पूर्व के पूर्वशाला कर दिए, फिर तद्धिते सुचाम आदेश से आदि वृद्धि कर दिए, पौर्वशाल बना दिए, सूर्योत्तर कर दिए, पौर्वशाला बन गया, उसमें नहीं परेशान होना ज्यादा। तत्पुरुष समानाधिकरण, भैया आपके समझते हैं बहुत अच्छा है, बहुत बहुत धन्यवाद आकांक्षा जी। तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय, यह क्या कहते हैं, तत्पुरुष समानाधिकरण मतलब तत्पुरुष समास में समान अधिकरण को ही कर्मधारय कहते हैं, तो पंचगवम में तत्पुरुष अथवा दिगु भी कह सकते हैं सर जी। अरे हाँ बिल्कुल दिगु कह सकते हैं, दिगु का तो भेद अभी आएगा ही, पंचगवम में ही अभिसिद्ध कहा हुआ है पंचगवम, उसी के लिए अब आगे आगे सूत्र आ रहा है, देखिए संख्या पूर्व दिगु, अब इसके बाद पंचगवम की ही सिद्धि है। तो तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय, या क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास में समान अधिकरण, उसको कर्मधारय की संज्ञा दी जाती है। समान अधिकरण कैसे, इसके पहले मतलब पौरशाला के पहले तक जितने प्रयोग देखे, तो वहां पर थोड़ा सा संकेत संज्ञायाम भी पहले कहीं कितना भी प्रयोग देखे, तो थोड़ा सा समानाधिकरण नहीं जा रहा था। अर्ध के साथ सु है, पिपलिंगस है, मतलब एक षष्ठी है, एक जो है एक प्रथमांत है, यहाँ एक सप्तमी है, एक प्रथमांत है, लेकिन समान अधिकरण अर्थात दोनों विभक्तियां समान होनी चाहिए। पूर्वांगी सालांगी, देखिए समान अधिकरण दोनों समान है, और पूर्वासु इसुकाम समी मतलब दो तीन उदाहरण में क्या देखे, समान अधिकरण देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, या पूर्वशाला में पूर्वांगी सालांगी, पूर्वश्याम शालायाम दोनों सप्तमी एक वचन है, और
पंचन जस गो जस धनसु तीनों के तीनों समान अधिकरण क्यों हैं? क्योंकि सबके सब प्रथमांत हैं। उसी तरह से यहाँ पे बताते हैं कि तत्पुरुष में समान अधिकरण अर्थात दो जो शब्द सुबंत थे जिनका समास हो रहा था दोनों एक ही विभक्तिक होने चाहिए, तो उसी को ही कर्मधारय कहते हैं। और उस कर्मधारय में भी क्या हो जाता है? संख्या पूर्वो दिगु और तद्धितार्थे इत्युक्त त्रिविधा, मतलब जो तीन चीजें तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च में कही गई थी, कौन कौन सा? एक तद्धितार्थ, एक उत्तर पद और एक समाहार। इनमें भी अगर संख्यावाची शब्द पहले हो जाएंगे तो वह द्विगु संज्ञक हो जाएंगे। पंचगवधन द्विगु संज्ञक, मतलब इसमें भी पंचगवम भी द्विगु संज्ञक शब्द हो गया। तो यह सारी चीजें हो गई। अब देखिए दिगुर एक वचनम, अब एक यहाँ पे एक बात बताते हैं कि दिग्वर्था समाहार एक वक्ष्याद, दिगु के अर्थ को जो बताने वाला शब्द है वह समाहार, मतलब वह एकवक्ष्याद, मतलब वह उसका एकवद भाव हो जाता है। जैसा पंचानाम गवानाम समाहार, कितना भी चीजें हों वह एक वचन में आ जाएगा, पंचगवम ही बन जाएगा। पंचानाम गवानाम, देखिए पंचानाम गवानाम समाहार दुनिया भर के लोगों का समाहार है। 5 गायों के समूह को एक वचन कर दिए भाई, एक वक्ष्याद कर दिए तो पंचगवम ही बनेगा। यह चीजें बताते हुए कहते हैं। तो समाहार, अब सौ नपुंसकम एक सूत्र आ गया, यह क्या कहेगा कि समाहारे द्विगुर दंडश्च नपुंसकम साथ, समाहार अर्थ हुआ हो, समाहार अर्थ जो हुआ हो मतलब दोनों समान विभक्तिक हो, तो द्विगुर द्वंद्वश्च, द्विगु समास में और द्वंद्व समास में नपुंसक लिंग हो जाता है। अब पंचगवम को आप लोग देखिएगा, पंचगवम में समाहार देखिएगा कैसे है, तो क्या तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, तद्धित का पूर्वस्याम शालायाम भव देखे हम लोग, उत्तर का देखिए क्या चीज पंचगवधना देखे। तो अब यहाँ पर समाहारे च वाच्य लिखा था ना, इसकी समाहारे च वाच्य दिक संख्ये प्रागवत, दिशावाची शब्द और संख्यावाची शब्द पहले हो तो समास हो जाता है तत्पुरुष। तो यहाँ पे क्या है, संख्यावाची शब्द पहले और समाहार वाचक है। समाहार कैसे है, पंचानाम भी षष्ठी बहुवचन है और गवाम भी षष्ठी बहुवचन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो दोनों समाहार मिल गए, तुरंत जो है उस सूत्र से समास हो जाएगा। तद्धितार्थोत्तर समाहारे च से समास होने के बाद सुपो धातु प्रातिपदिकों से अवयव का लुक हो गया, पंचन का आम निकल गया, गो का आम निकल गया, पंचन गो बन गया। पंचन गो क्या हो जाएगा, नलोपा प्रातिपदिकांतस्य, यह न का लोप कर देगा, क्या बनेगा, पंच गो बन जाएगा। पंचन के न निकल गया तो न निकलने का क्या तात्पर्य जाएगा, तो पंच बन गया। और जो जैसे ही पंच बना तो तुरंत एक सूत्र हम लोग पढ़े थे, गोर तद्धित लुक, वह क्या कह रहा था, गो अंत में हो तो तत्पुरुष से टच प्रत्यय हो जाता है, लेकिन बाद में तद्धित का लुक नहीं हुआ हो। तो यहाँ पे तद्धित का लुक कहीं किसी को दिखाई दे रहा है, नहीं है, तो टच प्रत्यय आराम से हो गया। और टच में भी चौ निकल गया, हलंत्यम से ट निकल गया, चूटू से केवल अ बचा, तो पंच गो अ बना। ऐसे स्थिति में फिर वही अवंग स्फोटाय नस्य लग जाएगा, पदांते को अवंग आदेश कर देगा, तो गो शब्द के ओ को अवंग आदेश कर दिए तो गव बन गया। यहाँ पे पूरा दिखा गया है, ग के ओ के स्थान पर यहाँ पे अवंग आदेश किए हैं, देखिए यही लिखा हुआ है। तो ग अवंग, अवंग में भी जानते हैं नकार निकल जाएगा, अव निकल जाता है तो अव बनता है। और फिर यह अ जो कहाँ का, यह टच का यह अ बचा है। अब सबको मिला देंगे, यह ग जा करके अ में मिल जाएगा, पूरा ग हो जाएगा। और यह व भी, जब व आधा है चूंकि अव निकला है, और यह व जाकर के इस अ में मिल जाएगा तो वह पूरा हो जाएगा पंचगवसु। ऐसी स्थिति में सौजसमौट से क्या कर देंगे, सौजसमौट से तुरंत पहले कृतद्धित समासास्य से प्रातिपदिक संज्ञा, सौजसमौट से सु आगते, सु को जो है तुरंत क्या कर देंगे, अम आ जाएगा, और अम होने के बाद अमी पूर्व से पूर्व रूप कर देंगे, पंचगव यह रूप सिद्ध हो जाएगा। यह पंचगम आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, बताइएगा। पंचगम को बताते हुए बताइए समझ में आया कि नहीं आया। जी पंचगवधना की अगर बात करें तो वहां पे मूल जो है क्या है, मूल बहुब्रीहि समास ही है ना, कि पंचन जस गोजस धनसु इति अलौकिक विग्रहे पूर्वम, पहले क्या हुआ, अनेक मन्य पदार्थे इति बहुब्रीहि समास है, इस सूत्र से बहुब्रीहि समास हुआ। तदनु फिर क्या हुआ, तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, इस सूत्र से तत्पुरुष समासे तत्पुरुष समास किया गया। प्रातिपदिकत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा चूंकि हो गई, और सुपो लुक सुप का लुक कर दिए, तो अंतर्वर्त विभक्तिम आश्रित्य पदत्वान न लोपे, मतलब पंचन के न का लोप कर दिए तो पंचन गोधन बन गया। इस अवस्था में इत्यवस्थायाम गो शब्दात गोर तद्धित लुक, इस सूत्र से टच प्रत्यय कर दिए और अनुबंध लोप करने के बाद अवादेश करते हैं तो तुरंत पंचगवधन या रूप सिद्ध हो जाता है। इसमें जो है कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि समास का ही एक नियम होता है ना, जैसे बहुत बार कहते हैं ना कि द्वंद्व गर्भित बहुब्रीहि, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बहुब्रीहि गर्भित तत्पुरुष समास है। मुख्य यहाँ पर क्या है, बहुब्रीहि है, लेकिन उसके अंदर गर्भ में क्या है,
तद्धितातुत्तर पर समाहारी च से भी तत्पुरुष हो रहा है तो द्वंद्व गर्भित बहुब्रीही समास तमाम होते हैं, तत्पुरुष गर्भित अव्ययी भाव होता है। तो उसी तरह से यह किसका उदाहरण बनेगा, पंचगवधन मुख्यतः बहुब्रीही है, तो बहुब्रीही गर्भ तत्पुरुष का यह उदाहरण है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, मूल बहुब्रीही है। तो यह हो गया होगा पंचानाम गवानाम समाहार पंचगवम बन गया। अब आगे कहते हैं विशेषणम विशेषण बहुलम, यह क्या कहता है, भेदकम, जो मतलब भेद दिखा दे, अलग कर दे, भेदेद मतलब विशेषण च समानाधिकरण, दोनों समान अधिकरण में हो जाए तो बहुलम प्रागवत, बहुल किसको कहते हैं, तो कभी समास होगा, कभी नहीं होगा, कभी विकल्प से होगा, कभी कुछ और होगा। तो इस तरह से कहते हैं भाई, विशेष मतलब अलग करना। भाई विशेष से विशेषण क्या होता है, 100 आदमियों का समूह है, उसी में कोई एक टकला व्यक्ति है तो कह देंगे उस टकले व्यक्ति को खड़ा करो, तो वो जो टकला व्यक्ति होगा वह विशेष हो गया और उसका विशेषण क्या हो गया, टकला हो गया। तो वह भेद कर रहा है कि नहीं, सब मतलब 100 व्यक्ति बाल वाले थे, एक उसमें टकला था, उस टकले को कह दिए भाई तुम खड़े हो जाओ, तो यह जो टकला था सबसे, अब भेद कैसे पता चला, क्योंकि यह टकला मतलब यह व्यक्ति विशेष था, जिसका टकलापन क्या है, विशेषण बन गया। तो वही चीज कहते हैं कि भेदकम भेदेन समानाधिकरणेन, और वह जो भेदक तत्व है और भेद मतलब विशेष के साथ समानाधिकरणवाची हो, तो वहां पे विकल्प से क्या हो जाता है, बहुलतया यह समास हो जाता है, कर्मधार इत्यादि। तो देखिएगा, नीलम च तद उत्पलम नीलोत्पलम, मतलब एक तालाब था जिसमें बहुत कमल खिले थे, लेकिन देखिए टकला का फोटो आ गया, नीलम च तद उत्पलम नीलोत्पलम, यहाँ पर क्या था कि एक तालाब था जिसमें बहुत कमल खिले हुए थे, लेकिन जो नील कमल था वह थोड़ा सा विशेष हो गया, तो उत्पल हो गया विशेष से, नील हो गया क्या यहाँ पर विशेषण हो गया। तो नीलम च तत् उत्पलम, तो नीलोत्पलम हो गया, तो नील सु उत्पल सु, देखिए यहाँ पर बन गया नील सु उत्पल सु की तुरंत बाद क्या आ जाएगा, विशेषण विशेषण बहुलम, यहाँ पर विशेष से है, उत्पल विशेषण है नील कमल, तो यहाँ पर जो है या जो नीलता रूपी विशेषण का उत्पल रूपी कमल के साथ यहाँ पर समानाधिकरण होने से यहाँ पे समास हो जाएगा, क्योंकि यह सारे कमलों से अलग अपने नीलता का द्योतक है, दोनों समानाधिकरण में है, धातु प्रातिपदिकों से लोप करेंगे तो नील उत्पल बनेगा, और फिर सौ समोट से भाई विभक्ति इत्यादि कार्य करेंगे, सु आएगा, सुकुम से क्या करेंगे भाई, चूंकि यह नपुंसक लिंग में चल रहा है, नपुंसकम कहा था, अभी देखिए इसके पहले तुरंत देखे थे, समाहारे दिगुर द्वंद्वश्च नपुंसकम से समाहार अर्थ द्योतित हो रहा तो दिगु और द्वंद्व में नपुंसक लिंग हो जाएगा, वह नपुंसक लिंग कर देगा, तो सु के बाद तुरंत क्या आ जाएगा, जो है अतुम से अतुंगात क्लीबात स्वमूरम, तो सु को अम कर देते हैं और अमी पूर्व से पूर्व रूप करते हैं, तो नीलोत्पलम यह रूप सिद्ध हो जाता है। इतना सबको समझ में आया कि नहीं बताइएगा, इतना सबको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, अब आगे कहते हैं उपमानानि सामान्य वचन ही, यह क्या कहता है, उपमानवाचक शब्द हूं और आगे जो सामान्य वचनों के साथ भी उनका समास हो जाता है, तो घन इव श्यामो घन श्याम, सामान्य वचन यहाँ पे श्याम है, और वह श्याम मतलब कोई एक व्यक्ति सांवला है, वह कैसा श्याम है, तो उपमान दे रहे हैं कि घन इव, अर्थात जो अरे भाई वह तो एकदम क्या कहते हैं, बादल के समान काला है, बादल के समान जो है सांवला है, तो ऐसी स्थिति में घन इव श्यामो घन श्याम, हमें यहाँ पर यह भी देखिएगा उपमानानी प्रथमांत पद है, और उपमानानी का द्योतक उपमानवाचक शब्द क्या है, यहाँ पर घन है, और इसलिए घन का उपसर्जनम पूर्वम से उपसर्जन संज्ञा करके प्राक प्रयोग हो जाता है उपसर्जनम पूर्वम से, तो घन इव श्यामो घन श्याम हमें यहाँ पर कर्मधारय समास करते हैं, फिर घन इव श्याम हमें तुरंत समास वगैरह करके उपमानानी सामान्य वचन से घन श्याम बना लेते हैं, सबको समझ में आ गया होगा। अब आगे कहते हैं कि साग पार्थिवादी नाम सिद्धय उत्तर पद लोपस्योपसंख्यानम, साग पार्थिवादी एक गण है, इसमें सिद्धि के लिए उत्तर पद का लोप किया जाता है, कैसे, उत्तर पद लोपस्योपसंख्यानम, अर्थात उत्तर पद लोप का उपसंख्यान कर लेना चाहिए, साक प्रिय पार्थिव, साग पार्थिव, साक के बाद क्या है, साग पार्थिवादी नाम सिद्धय, साग पार्थिव इत्यादि शब्दों की सिद्धि के लिए, साग पार्थिव शब्द बना है ना, तो साग पार्थिव इत्यादि शब्दों की सिद्धि के लिए शाक के बाद जो उत्तर पद आया, मतलब यह जो प्रिय आया, इसका लोपस्य उपसंख्यानम, इसका लोप कर लेना चाहिए। तो साग प्रिय पार्थिव, साग पार्थिव, कोई ऐसा पार्थिव, कोई ऐसा राजा जिसको साग प्रिय है, तो उसको साग पार्थिव की संज्ञा की जाएगी, और यहाँ पे यह जो प्रिय है ना, इस प्रिय का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। उसी तरह से देव पूजको ब्राह्मण, देव ब्राह्मण, तो यहाँ पर भी यह जो पूजक शब्द था, देव शब्द के बाद उत्तर शब्द जो पूजक था वह जो है देव ब्राह्मण, मतलब अगर विग्रह पूछे आपसे कि देव ब्राह्मण इत्यत्र का समुचित विग्रह, तो देव पूजक ब्राह्मण, यहाँ पे पूजक का लोप हुआ है।
शाक प्रिय पार्थिव में प्रिय का लोप हुआ है, तो यह जो है शाक पार्थिवादि गण वाले कुछ समास हो गए। ठीक है, इतना समझ के में आया कि नहीं? यह सब भी कर्मधारय के ही अंतर्गत हैं। देव पूजक ब्राह्मण दोनों एक ही समानाधिकरण है, समान तत्पुरुषा समानाधिकरण कर्मधारय। शाक प्रिय पार्थिव, शाक पार्थिव प्रिय भी प्रथमांत है, पार्थिव भी प्रथमांत है, सबके सब समानाधिकरण है। लेकिन यहाँ पे कुछ विशेष चीजें यहाँ हो जाती हैं। वह उत्तर पद का हमको यहाँ प्रिय हटाना रहता है, यहाँ पे पूजक बताना रहता है। तो यह हो गया क्या? शाक पार्थिव और देव पूजको ब्राह्मण। अगला सूत्र है नय। यह क्या कहता है? नय सुपास समस्ते, नय का भी सुबंत के साथ समास हो। मध्यम पदलोपी, बिल्कुल इसी को ही क्या कहते हैं? मध्यम पदलोपी समास कहते हैं। मध्यम पद का देव शाक प्रिय पार्थिव, शाक प्रिय पार्थिव में जो प्रिय था, इस प्रिय का ही लोप होता है, यह प्रिय ही गायब हो जाता है, तो शाक प्रिय पार्थिव शाक पार्थिव बन जाता है। अब यहाँ पे नय क्या करता है? नय सुबंत के साथ समास करता है। नलोपो नय, यह सूत्र क्या करेगा? नयः नस्य लोपः उत्तर पदे, नय के नकार का लोप हो जाएगा उत्तर पद पदे रहने पर। देखिएगा, न ब्राह्मण अब्राह्मण, यहाँ पे नय में भाई न बचेगा, चूंकि यकार की संज्ञा हो जाएगी, तो यहाँ पे यह जो न बचा है, न के बाद ब्राह्मण आ गया, न ब्राह्मण, ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पूरा नीचे सिद्धि दिखाया गया है। न ब्राह्मण सुपो धातु प्रातिपदिकों से अवयव का लुक कर देंगे सु इत्यादि का, तो फिर जो वह बचेगा, और फिर नलोपो नया से इस न के नकार का लोप कर देंगे, केवल अ बचेगा। जब भाई न हट गया तो अ ही बचा ना, तो अब्राह्मण हो जाएगा, और तुरंत समुदायात सौरुत्व विसर्ग करते अब्राह्मण यह रूप बन जाता है। अनस्व इत्यादि में तस्मानुडसी से नुट का आगम भी हो जाता है। तो यहाँ पर नए सूत्र से अब्राह्मण में नए तत्पुरुष हुआ है, और बात करेंगे अब्राह्मण में नय का लोप किससे, नकार का लोप किस सूत्र से हुआ, तो वह हो जाएगा नलोपो नय, क्योंकि नयो नस्य लोप स्यात्, नय जो हुआ था, नय तत्संबंधी जो तत्पुरुष है उसका मतलब नकार का लोप हो जाता है उत्तर पद पर रहने पर। तो न ब्राह्मण अब्राह्मण में यह जो न था, इस न का अगायब हुआ, और न का न मतलब इस न में यह जो न और अ इस तरह से पूरा था ना, तो यह जो है न गायब हो जाता है और यह अपूरा बच जाता है, तो अब ब्राह्मण हो जाता है। खरवसाई और विसर्जनीय तो को विसर्ग कर देंगे, अब ब्राह्मण बन जाएगा। और तस्मान उडची क्या कहता है कि लुप्त नकारान नय, जहां पे नकार का लोप किया गया था, मतलब जो अकार केवल बचा था ना न का लोप कर देने के बाद, तो उत्तर पद से अजादेर, अगर उत्तर पद में अच इत्यादि हो तो वहां पे क्या हो जाता है? बीच में नुट का आगम हो जाता है, नुट में न बनता है। तो अनस्व, देखिए न अस्व अनस्व, यहाँ पे नय तत्पुरुष समास हुआ ही है, तो नय में भी केवल नकार बचता है, अस्पशु बन गया। नकार का लोप दोनों जगह होगा, लेकिन अगर आगे हलंत है तब वहां पर यह नुट का आगम नहीं होगा, अगर आगे अजंत है तो यह नुट का आगम हो जाता है। भाई अनस्व थोड़ी बने, मतलब अगर मान लीजिए नुट का आगम नहीं क्या बनता, क्या बनता? आस्व बन जाता। आस्व ऐसा प्रयोग हमको सिद्ध ही नहीं है। आस्व से कैसे हम अंदाज लगाएंगे कि न अस्व आस्व? तो यहाँ पे नुट का आगम करने का नकार का विधान किया गया। अब ब्राह्मण हमें लगा लेते हैं कि ब्राह्मण से भिन्न, तद भिन्न तद सदृश नहीं, यहाँ पर ब्राह्मण अर्थात ब्राह्मण से भिन्न यह हो कोई व्यक्ति है, तो अब ब्राह्मण हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे नुट का आगम नहीं करते तो अश्व में भी ऐसे ही अ रहता, मतलब न के आकार का लोप कर देते, और आगे अश्व रहता तो क्या रूप बनता? टोटल आश्व यह रूप बन जाता। और आश्व से हमको यह अभीष्ट नहीं था, इसलिए यहाँ पे नुट के आगम का विधान किया गया कि अगर आगे उत्तर पद में अच परे रहेगा, तो जहाँ पे लुप्त नकारान है, जहाँ पे यह जो नकार का लोप किया गया था ना, यहीं पे क्या हो जाएगा? तुरंत नुट का आगम हो जाएगा। तो अश्व, ऐसी स्थिति में अश्व, यह अश्व अनस्व, देखिएगा अनस्व को बताते हैं, तो अ आगे है, अश्व जो है बाद में है, और यह अ कैसा है? यह नकार का, नय तत्पुरुष का है, और उस नय का भी नलोपो नया से लोप हो चुका है, सिर्फ अ बचा है। ऐसी स्थिति में क्या होगा? तस्मान उडची, तो लुप्त नकारा नय, तो जो यहाँ पे लुप्त नकार का, यहाँ पे नकार का लोप किया गया है, उससे पर में तुरंत यहाँ नुट का आगम हो जाएगा, क्योंकि बाद में अच संबंधी अश्व परे है, नुट में भी न बचेगा, और जैसे ही न बचेगा और उठ निकल जाएगा, तो अ जाके न में मिल जाएगा, और न जाके यह अ में मिल जाएगा, क्या हो जाएगा? अनस्व, अनस्व सु आ जाएगा, और समुदाय सूर्य विसर्ग कृते सद अनस्व हित रूपम सिद्धम, अनस्व इस तरह से रूप सिद्ध हो जाएगा। इसी तरह से जो नैकधा शब्द है, जहां पर यह सुबह मतलब केवल समास का जो उदाहरण है ना, तो न एकधा ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है? अब यहाँ पे अनेकधा इत्यादि की कल्पना की अनेकधा बनेगा, न में भी इस न का मतलब यह न निकल जाता है, तो क्या पूरा प्रयोग बचता है? ऐसे बचता है। यहाँ पे नैकधा इत्यादि न शब्दे न सुपायित समास, तो नैकधा में भी जो है तुरंत क्या हो जाता है? अनेकधा इत्यादि नहीं बनता है, वहां पे लोप हो जाता है। एकधा शब्दे न समासो नयो नकार लोपे, एकधा शब्द से नुडागमे,
और अनस्वा इतिवत अनेकधा इति स्यात् इति क्या लिखा है फिर, इति स्यात् इति आशंकाम पधिरति नैकधा इति, मतलब नैकधा में नहीं होता, यह चीज बता रहे हैं। न एकधा नैकधा बन जाता है। अब जो है इसके बाद कौन सा सूत्र है, कुगति प्रादेय, यह क्या कहता है कि एते समर्थेन नित्यम समस्यते, एते मतलब कु शब्द किसका वाचक है, तो कुत्सिता पुरुषा, कोई पुरुषा या कुछ निंदा का कुत्सित अर्थ का वाचक हो, गति प्रादेय कुछ गति संज्ञक अव्यय को ही कहते हैं, उपसर्ग को ही कहते हैं, तो एते मतलब कु शब्द हो और गति और प्रादि तत्पुरुष कुछ हो। प्रादि तत्पुरुष का भी एक भेद आ गया ना, देखिए यहाँ पे शुक्ली इत्यादि प्रादि के भेद चलेंगे, श्री प्रत्यांत शब्द होंगे, उरियादि क्रीड़ाचश्च, तो यह सारी चीजें जो है तो कुसंज्ञक हो, देखिए कुत्सिता पुरुषा कुपुरुषा में यह कु हो गया, और नित्यम समस्तते तो यहाँ पे क्या हो जाता है, नित्य समास हो जाता है। एते समर्थेन, समर्थेन अर्थात समर्थ सुबंतेन, पुरुष एक समर्थ सुबंत है, कु आ गया तो क्या हो जाएगा, मतलब एते अर्थात क्या, कुगति प्रादेय समर्थेन नित्यम समस्यन्ते, कुगति प्रादेय शब्द भी क्या हो जाते हैं, समर्थ के साथ नित्य जो है तत्पुरुष समास को प्राप्त हो जाते हैं, समर्थ सुबंत के बाद जो है नित्य तत्पुरुष को प्राप्त हो जाते हैं। तो बात करेंगे कुत्सिता पुरुषा कुपुरुषा की, तो यहाँ पे देखिए कुवाचक कुत्सित शब्द है, तो कुगति प्रादेय से यहाँ पे समाप्त करेंगे, कुत्सित में कु रहेगा और कुपुरुषा में क्या करेंगे, फिर समुदाय पूर्व विसर्ग करेंगे, क्योंकि कु शब्द किसका वाचक है, कुत्सित शब्द या निंदा का वाचक है, तो कौन सा सूत्र लगेगा, कुगति प्रादेय से, या कुगति प्रादेय का उदाहरण हो जाएगा। और यह उरियादि चुडाचश्च, या क्या कहता है, उरियादयश्च बंताः डाजंताश्च क्रिया योगी गत संज्ञा स्युः उरीकृत्य शुक्लीकृत्य पटपटाकृत्य, इसको देखते हैं, इसको आज हो सकता है रात वाली क्लास में खत्म कर दे, बहुत ज्यादा नहीं बचा है और कुछ बचे हैं, तो आज इसको प्रयास करेंगे कि रात वाली क्लास में जब वो करें तो इतना जो है पढ़ा खत्म कर दिया जाए, अभी तक के लिए इतना ही रहने देते हैं, हो सकता है प्रश्न बनाना पड़े अभी हमको अनअकैडमी के लिए, थोड़ा सा ज्यादा नहीं बचा है, कितना स्लाइड बचा है, कितना पढ़े हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 स्लाइड पढ़ ली है, बहुत ज्यादा हो गया है, और अभी कुल मिला के 10-15 सूत्र और बचे हैं, रात में अगर आधा घंटा बढ़ा के क्लास ले लेंगे ना तो यह तत्पुरुष समाप्त हो जाएगा। अनअकैडमी वाली क्लास 3 बजे है, कैसे हम बनाएंगे हमको समझ में नहीं आ रहा है, यही बच गया है 24 और पूरे सिलेबस से बनाना है। आपको अभी अपना वो रात वाला जो अपलोड करना है उसको भी बनाना है, सूक्तों वाला, और अभी अनअकैडमी पे कैसे हमको लग नहीं रहा बन पाएगा। और 1 तारीख से जो मैं बताया हूँ वह निःशुल्क कक्षा होगी, और एक नैषधि चरितम का जो हमारा एक शेड्यूल था, जो क्लास कई दिनों से बंद चल रहा है, तो सोच रहे हैं कि सप्ताह में 3 दिन फ्री क्लास रख लें, उसकी भी शुल्क वाली। उस 3 दिन में जैसे मान लीजिए कुछ पुराना पढ़ाया गया, कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं कि नए लोग भी थोड़ा बहुत देखते रहें, 3 दिन बस, उसमें ज्यादा ध्यान नहीं, बस उसमें 3 दिन क्या करेंगे, फ्री क्लास ले लिया करेंगे और 50 क्वेश्चन 20 मिनट में पूरा करवा देना शाम को। हाँ और क्या, पूरा उसमें करवाना ही क्या है, उसमें तुरंत अपलोड किया ही रहूंगा, सब लोग पढ़ के आते ही हैं, तो उसमें ज्यादा व्याख्या थोड़ी करनी रहती है, वही प्रश्न बनाने हैं। हाँ फिर उसके बाद तत्पुरुष पढ़ लेंगे, सही बात कह रहे हैं आप, वही करेंगे, तत्पुरुष समाप्त करेंगे, डेली एक समास लेके चलेंगे, यही बड़ा है, और कल तो बहुब्रीहि 1.5 घंटे में समाप्त हो जाएगा, परसों द्वंद्व समाप्त हो जाएगा, और कल ही रात में हो सकता है हम द्वंद्व समाप्त कर दें, क्योंकि द्वंद्व बहुत छोटा है, कल 2 बजे वाले में बहुब्रीहि और रात वाली में यह द्वंद्व पढ़ा देंगे। फ्री वाली क्लास में गद्यांश करवा दें उर्मिला जी, चलिए ठीक है, उसमें तब गद्यांश ही लेकर आते हैं। रात वाले सूक्त पर हैं विष्णु भैया, 1 तारीख से है, उसको लिए अभी नैया जी आप हमको एक बार मैसेज कर दीजिएगा, उसके बाद फिर उसके लिए सोचेंगे, और आप बोली हैं तो फिर आप जो है आपको तैयारी है तो आप बताइएगा। हाँ हाँ, पता नहीं बन पाएगा कि नहीं, अभी कितना है, अभी 2 बज रहा है, पूरे सिलेबस से बनाना है, और बनाऊंगा तो भी बहुत अच्छे नहीं बन पाएंगे, ऐसे ही बना दूंगा फिर इधर उधर से। हाँ 2:30 हो गया है, चलिए हाँ फ्री क्लास अब उसका शेड्यूल करने वाले हैं, 1-2 दिन में करेंगे, अभी नहीं है मधुमिता जी, 1-2 दिन में हो जाएगी उसकी। हाँ अभी जो है उसका हम करेंगे, फिर उसके बाद से उसका पूरा एक नियम बनाएंगे, भाई कैसे ऐसे अचानक नहीं शुरू कर देंगे, उसके लिए पूरा व्यवस्था करनी पड़ेगी, तो 1 तारीख से उसको भी रख देंगे, आज मंडे है, 2 दिन में रख देंगे उसको भी, परसों से वह भी शुरू हो जाएगा। चलिए धन्यवाद सभी को।
और जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप लोग बताते रहिए अपने दोस्तों को जुड़ने के लिए। जो पहले 2500 प्रश्न बनाए हैं उन्हीं से मिक्स कर दीजिए। हाँ, वही करना ही पड़ेगा क्योंकि सर बोल रहे हैं कि कुछ नया बनाइए, नया नहीं बन पाएगा। अब थोड़ा पहले बता दिए होते सुबह, तब तो कर दिए होते। हाँ, अब आप लोग बताइएगा अपने दोस्तों को, जो भी तैयारी करना चाहते हैं बोल दीजिए। बहुत ही कम शुल्क में यहाँ तैयारी की जा रही है और फर्स्ट भी है, सेकंड भी है, सारी चीजें हैं। तो यह काम करिए। हाँ, सारी चीजों के लिए तैयारी, मेहनत बहुत हो रही है हर चीज के लिए। तो एक बार आप लोग थोड़ा सा अपने जो सहयोगी हैं उनसे एक बार बताइए कि आकर कर लें। ठीक है, धन्यवाद सभी को।